हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी एस रैंक पावर अपने धोखेबाज छोटे भाई को दे दूं, और उन्होंने मेरी सारी ब्लड लाइन पावर्स भी छीन ली। ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया अगर मेरे भाई के पास एस रैंक पावर होगी तो वह एस यू क्लैन की प्रिंसेस से शादी कर पाएगा और मेरे फादर को और ज़्यादा पावर और पैसा मिलेगा। इसका मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स के लिए भी पावर और पैसा ही सब कुछ है। लेकिन वे ये नहीं जानते कि मेरी पावर छीनने के बाद मेरा एस 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 प्लस रैंक डीमन सिस्टम अवेकन हो गया है, जहां मेरे पास 8 डीमंस की पावर है। कहानी ठीक 1 सेकंड पहले जियान 6 हाई स्कूल के जिम्नेजियम में थी। बैंग! उसके दोनों घुटने पत्थर के फर्श पर तड़क कर रह गए। इस इम्पैक्ट से उसका सीना फट गया और मुंह के कोने से खून की धार सीधे ठंडी अवेकनिंग स्टोन पर जा गिरी। काई ने अपनी सुलगती आंखों से ऊपर देखा। सोने जैसी चमकदार रोशनी के बीच उसका सगा बाप खड़ा था, विक्टर चेन, जो जानोन सिटी के 5 महान कबीलों में से एक चेन क्लैन का लॉर्ड था। काई ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके मसूड़ों से खून आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, विक्टर चेन, ये क्या कर रहे हो? एक ट्रांसमाइग्रेटर के तौर पर उसने इस ठंडे उपेक्षित शरीर में 3 साल तक नरक झेला था। दिन रात पढ़ाई की, अपनी बॉडी को एब्सोल्यूट लिमिट्स तक पुश किया ताकि आज का दिन देख सके। वह कामयाब भी हुआ। एक ऐसा एस रैंक क्लास जिसके जैसा प्रोडिगी ड्रैगन नेशन में साल में एक बार पैदा होता है। फिर गर्व और खुशी के बजाय उसके बाप ने उसे यह जानलेवा वार क्यों दिया? काई, डैड को ब्लेम मत करो, यह सब मेरी गलती है। नीचे से झूठे आंसुओं से भरी एक आवाज गूंजी। उसका छोटा भाई रेक्स अपनी माँ वेरा की बाहों में ऐसे लिपटा था जैसे कांच का बना हो। रेक्स के पीले पड़ चुके हाथों में 2 बेहद कीमती पिल्स थीं, एक टैलेंट पिल और एक गोल्ड एसेंस पिल, जिसे कबीले ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खरीदा था। रेक्स ने रोने का नाटक करते हुए कहा, मॉम, मैं तो बस इस मेटल एट्रीब्यूट क्लास को पास से देखना चाहता था। मेरा इरादा काई का क्लास लेने का नहीं था। वो पहले ही मुझसे नफरत करता है, अब तो और करेगा। उस ब्यूटीफुल एक्ट ने विक्टर और वेरा के दिल को पिघला दिया। पर काई ने देख लिया था रेक्स की आंखों में छिपी वो नंगी और गंदी लालच। इस कबीले के दोगलेपन ने काई का दम घोंट दिया था, पर उसकी माँ वेरा ने जो अगला सेंटेंस कहा उसने काई के जिस्म के खून को बर्फ बना दिया। वेरा ने बिना किसी झिझक के बेहद ठंडे लहजे में कमान दिया, काई, तुम्हारा भाई बचपन से कमजोर है। यह एस रैंक क्लास चूंकि मेटल एट्रीब्यूट है तो उसके हाथ की गोल्ड एसेंस पिल के साथ परफेक्ट मैच करेगी। बड़े भाई होने के नाते अगर तुम ये उसे दे दोगे तो क्या आफत आ जाएगी? आखिर सब कुछ फैमिली के अंदर ही तो रहेगा। इसे रेक्स को दे दो। ये सुनकर काई की रूह कांप गई। उसका गुस्सा एक खोखली हंसी में बदल गया। मॉन्स्टर्स और डंजियन से भरी इस खौफनाक दुनिया में आपका क्लास ही आपकी जिंदगी होती है। बिना क्लास के कोई शहर के गेट से बाहर कदम भी नहीं रख सकता। काई ने चिल्लाकर कहा, क्या मैंने कम कुर्बानियां दी हैं? क्लैन के रिसोर्सेज, कल्टीवेशन पिल्स, यहाँ तक कि बड़े बेटे के तौर पर मेरा कमरा भी तुम लोगों ने रेक्स को दे दिया, और अब तुम मुझसे मेरी आखिरी सांस भी छीन रहे हो? उसकी आंखें एक भूखे भेड़िए की तरह लाल हो चुकी थीं। शट अप! विक्टर की दहाड़ से पूरा जिम्नेजियम कांप उठा। काई की पीठ पर दबाव और बढ़ गया, जिससे आसपास की हवा तक रैप सिकुड़ होने लगी। विक्टर ने गुर्राते हुए कहा, तुम जानते ही क्या हो? रेक्स की एंगेजमेंट सू क्लैन की बेटी से होने वाली है, जो इस शहर की टॉप एलीट फैमिली है। वे लोग सिर्फ पावर और पोटेंशियल देखते हैं। इस एस रैंक क्लास के दम पर रेक्स उनके कबीले में अपनी जगह पक्की करेगा, उनका पूरा सपोर्ट हासिल करेगा और हमारा चेन क्लैन नंबर 1 बन जाएगा। तुम्हारा यह क्लास, तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारी ये जिंदगी, सब कुछ तुम्हें इस चेन क्लैन ने ही दी है। तो आज क्लैन के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। क्लैन के फ्यूचर के लिए खुद को दांव पर लगाना तुम्हारी ड्यूटी है। पर काई ने मन ही मन ठान लिया, नहीं, ये मेरा क्लास है। मेरी मर्जी के बिना इसे कोई छू तक नहीं सकता। काई ने उस सफोकेटिंग अर्थ फोर्स को चीरने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। उसकी कांपती हुई उंगलियां अवेकनिंग स्टोन के ऊपर तैरते हुए उस गोल्डन ऑर्ब की तरफ बढ़ने लगी। उसके नाखून तड़क कर टूटने लगे थे और हड्डियां इस असहनीय वजन के नीचे चरमरा रही थीं, पर वो नहीं रुका। बदमाश लड़के, तुम्हारी यह हिम्मत! विक्टर चेन की आंखों में क्रूरता की बिजली चमकी। एक लेवल 40 के पावर हाउस का पूरा क्रशिंग वेट एक पहाड़ की तरह काई पर टूट पड़ा। क्रैक! एक खौफनाक और घिनौनी आवाज से पूरा जिम्नेजियम गूंज उठा। काई का राइट आर्म टूटकर एक वीभत्स एंगल पर मुड़ चुका था। दर्द ऐसा था जैसे उसे जिंदा काटा जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पतली यूनिफॉर्म पल भर में ठंडे पसीने से भीग गई। उसकी इस बेबसी का फायदा उठाते हुए रेक्स शान से अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा और एक ही घूंट में गोल्ड एसेंस पिल निकल गया। जब वह काई के पास से गुजरा तो उसकी आंखों के झूठे आंसू गायब थे। वहां सिर्फ एक विनर का घमंड और मखमली मकरंद जैसी घिनौनी हंसी थी। उसने अपना सही सलामत हाथ अवेकनिंग स्टोन पे रख दिया। इसके बाद जो हुआ वह आत्मा को झकझोर देने वाला था। प्रीमियम पिल्स और विक्टर की अर्थ फोर्स के दबाव में काई का वो एस रैंक क्लास रेक्स के जिस्म में ऐसे समाने लगा जैसे कोई शार्क खून की गंध पाकर टूट पड़ती है। गोल्डन लाइट ने अपना रास्ता बदला और रेक्स के अंदर टाइटन शील्ड पूरी तरह अवेक हो गया।
अपनी आंखों के सामने अपने हक की रोशनी को चोरी होते देख काई की आंखों का पागलपन और गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक ऐसी खौफनाक, ठंडी और एब्सोल्यूट साइलेंस ने ले ली जिसने खून के रिश्तों को एक मजाक बना दिया था। यह दुनिया हमेशा से कमजोरों को लील जाने वाली रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ सगा परिवार भी सड़ चुका था। जैसे ही उसने एक बेकार और अपाहिज की नियति को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद की, तभी दिमाग में एक गूंज उठी। डिंग, डीमन सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेटेड, सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट, सोल कंपैटिबिलिटी 100%। Congratulations, player has ascended to the hidden one of a kind SSR rank class, Demon Sovereign। वो मैकेनिकल वॉइस किसी ठंडी सिंथेटिक ब्लेड की तरह उसके दिमाग में गूंजी, जिसने काई की आंखों के सामने के अंधेरे को चीर कर रख दिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके होंठों पर एक क्रूर अदम्य मुस्कान तैर गई। एसएसआर रैंक एक ऐसा डिवाइन टीयर जो ड्रैगन नेशन की पूरी हिस्ट्री में आज तक कभी किसी के सामने नहीं आया था। आसमान पूरी तरह अंधा नहीं हुआ था। उसने काई को नरक में इसलिए धकेला ताकि वह एक डेमन बनकर लौट सके। ओह माय गॉड, छोटे भाई ने सगे भाई का क्लास अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर ही चोरी कर लिया। चेन क्लैन सच में बेहद रूथलेस है। नीचे खड़े स्टूडेंट्स और टीचर्स के हलक से आखिरकार चीखें फूट पड़ी। पूरा जिम्नेजियम इस शोर से दहल उठा। शश, धीरे बोलो, क्या जान से हाथ धोना है? देखा नहीं लॉर्ड चेन खुद उसका हाथ तोड़ दिया? क्या यह पूरी तरह खत्म हो चुका है? टूटा हुआ हाथ, कोई क्लास नहीं। अब वह एक नॉर्मल लेबर से भी बदतर जिंदगी जिएगा। चारों तरफ से आ रही सहानुभूति, मजाक और छिपी हुई खुशी की आवाजों के बीच विक्टर चेन ने एक हिकारत भरी आवाज निकाली। उसने फर्श पर पड़े काई को ऐसे देखा जैसे कोई कचरे के डिब्बे को देखता है। उसने कहा, काई, मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। क्लैन सबसे पहले आता है। चूंकि तुम्हारे पास अब कोई क्लास नहीं है, तो चेन क्लैन के एस्टेट में एक नॉर्मल इंसान की तरह पड़े रहना। कबीला तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। तुम्हें शेल्टर और फूड मिलता रहेगा। काई के हलक से एक धीमी खोखली हंसी निकली जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अपने टूटे हाथ के असहनीय दर्द को पीते हुए वह एक फौलादी संकल्प के साथ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने सोने जैसी रोशनी में नहाए उस अछूत रेक्स की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और ना ही अपने उन पेरेंट्स को देखा जो ऐसा दिखा रहे थे जैसे कोई दान का काम कर रहे हो। उसने अपने सही लेफ्ट हैंड से मुंह का खून साफ किया। उसकी डार्क आईज अब एक मरी हुई झील की तरह शांत थीं, जिसमें परिवार के लिए कोई तड़प बाकी नहीं थी। जिस मोमेंट आपने रेक्स के लिए बिना किसी झिझक के मेरा हाथ तोड़ा, उसी पल मैं चेन क्लैन का मेंबर होना बंद हो चुका था। काई की आवाज धीमी थी, पर उसकी धार सीधे रूह को चीरती हुई सन्नाटे में गूंजी। विक्टर चेन, याद रखना जो आज तूने किया है, भविष्य में पछताने की हिम्मत मत करना। इस मोमेंट से मैं काई चेन क्लैन से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम अनग्रेटफुल कमीने, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? विक्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह सिर से पैर तक कांपते हुए काई की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, बिना चेन क्लैन के बैकिंग के तुम्हारे जैसा टूटे हाथ वाला कचरा बाहर 3 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। काई ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। उसने इस भौंकने की आवाज को पूरी तरह ट्यून आउट कर दिया। इसके बजाय वह घूमकर जियान 6 हाई स्कूल के प्रिंसिपल क्रेन की तरफ बढ़ा, जो गहरे दुख और पछतावे के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ भागे आ रहे थे। एक ऐसा सॉवरेन जो टूटना तो जानता था, पर झुकना कभी नहीं। प्लीज मुझे अपना फाइनल बेसिक क्लास ट्रांसफर कंप्लीट करने दीजिए। प्रिंसिपल क्रेन ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें दुख और लाचारी से भरी थीं। काई, तुम अब सिर्फ आखिरी बैकअप क्लास बची है, जो इस दुनिया की सबसे कचरा और लोवेस्ट टी रैंक सॉर्सरर है। वह क्लास तुम्हें बमुश्किल जिंदा रख पाएगी। क्या तुम श्योर हो? काई ने बिना किसी झिझक के फौलादी आवाज में कहा, यस। वर्डी रैंक सॉर्सरर कोई मजबूरी नहीं, बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक परफेक्ट डिस्गाइज था। जैसे ही एक पीली रोशनी चमकी, काई ने अपना ऑफिशियल क्लास ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया। कबीले और स्कूल के लोग उसे हिकारत, दया और मजे लेकर देख रहे थे, पर किसी को आइडिया नहीं था कि काई के सोल स्पेस में इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। 8 विशालकाय प्राचीन डेमन्स की परछाइयां, जो दुनिया को तबाह करने वाली डेसोलेट पावर से भरी थीं, काई की आत्मा के सामने अपना सिर झुकाकर पूजनीय मुद्रा में खड़ी हो गईं। पहाड़ जैसा वजन, हवा जैसी तेजी और आग जैसी क्रूरता, इन 8 ताकतों ने काई की एक एक हड्डी और सेल को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। डिंग, क्लास ट्रांसफर टू डीमन सॉवरेन कंप्लीट। Fire Demon is deeply moved by the player's endurance and burning rage. Fire Demon willingly grants S rank skill Inferno Blast. काई ने महसूस किया कि उसके शरीर के जो चैनल्स अब तक बिल्कुल सूख चुके थे, वे अब एक टूटे हुए बांध की तरह खौफनाक डेमन फोर्स से फ्लड हो गए थे। काई बिना पीछे मुड़े अपने टूटे हाथ को घसीटते हुए ठंडे कदमों से जिम्नेजियम के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर बादलों को चीरती हुई सूरज की तेज रोशनी उसकी पतली पर अनशेकबल सिलुएट पर पड़ी। काई ने मन ही मन कहा, रेक्स, तुम्हें लगता है कि एक मामूली एस रैंक क्लास चुराकर तुम विनर बन गए? नहीं, तुमने तो एक ऐसे डेमन को आजाद कर दिया है जो सभी युगों में सुप्रीम है। मेरा शिकार अब शुरू हुआ है। स्कूल के रास्ते पर चलते हुए काई का टूटा हुआ दाहिना हाथ लटक रहा था।
पर डीमन सॉवरेन क्लास के इन्फ्यूजन की वजह से वह जानलेवा दर्द अब धीरे धीरे हीलिंग की झंझनाहट में बदल रहा था। उसका ध्यान दिमाग में चल रहे डार्क सिस्टम इंटरफेस पर टिका था। प्लेयर काई कार, क्लास डीमन सॉवरेन SSR रैंक, यूनिक 2, स्किल्स इन्फर्नो ब्लास्ट S रैंक, डीमंस ग्रास पैसिव 2। काई का दिल यह देखकर दहल गया। ये स्टार्टिंग स्टेट्स शुरुआती आंकड़े एब्सर्डली ब्रोकन थे। एक नॉर्मल इंसान के अवेकनिंग के बाद टोटल स्टेट्स 30 के आसपास होते हैं, पर यहाँ काई का अकेले स्पिरिट स्टैट ही 45 था और टोटल सम 100 को पार कर चुका था। यह कोई डी रैंक सोर्सरर नहीं था, बल्कि इंसानी चेहरा पहने एक नवजात डेमन गॉड था। काई वहीं रुक जाओ, पीछे से एक अर्जेंट और गुस्से से भरी आवाज आई। काई ने अपने कदम धीमे किए और मुड़कर देखा। उसके होमरूम टीचर मिस्टर लिन हाफते हुए भागे चले आ रहे थे। काई उनका टॉप स्टूडेंट था, इसलिए उनके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मिस्टर लिन ने काई के टूटे हाथ को देखकर पैनिक में कहा, काई, तुमने सबके सामने अपनी फैमिली से नाता क्यों तोड़ा? तुम पहले ही अपनी S रैंक क्लास खो चुके हो और अब तुम्हारे पास सिर्फ कचरा डी रैंक सॉर्सरर है। बिना चेन क्लैन के रिसोर्सेज और मेडिकल केयर के तुम्हारा यह हाथ हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। मेरी बात सुनो, वापस जाओ और माफी मांग लो। अपने सच्चे और केयरिंग टीचर को देखकर काई की आंखों की बर्फ थोड़ी पिघली, पर उसकी आवाज में फौलाद था। मिस्टर लिन, चेन क्लैन ने मुझे जो भी खाना खिलाया है उसकी कीमत मैंने अपनी हड्डियों से चुकाई है। इस टूटे हाथ को मेरी परवरिश का आखिरी पेमेंट समझिए। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। काई ने शांति से पूछा, मिस्टर लिन, डंजन हॉल का रास्ता किस तरफ है? तुम इस हालत में डंजियन जा रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? लेवल 1, एक सोर्सरर और टूटा हुआ हाथ, तुम वहां मर जाओगे। पर काई मिस्टर लिन की वार्निंग को पीछे छोड़कर सीधे स्कूल गेट से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ चेन क्लैन के एस्टेट में रेक्स अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा टाइटन शील्ड की उस भारी अर्थ डिफेंसिव पावर को महसूस कर रहा था। विक्टर और वेरा अपने लाडले को घेरकर गर्व से बोले, रेक्स, अगले हफ्ते जब सेलेस्टू का बर्थडे होगा तो तुम पब्लिकली इस S रैंक क्लास को शो ऑफ करना, जिससे सू क्लैम के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट सील हो जाएगी। रेक्स ने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक कमीनी चमक थी। डैड, काई इतनी आसानी से क्लैन छोड़कर चला गया। क्या होगा अगर वह सू क्लैन या सॉन्ग क्लैन के पास जाकर हमारे इस क्लास ट्रांसफर का पर्दाफाश कर दे? विक्टर चेन ने एक जहरीली मुस्कान के साथ स्नॉट किया। एक टूटे हाथ वाले डी रैंक सॉसर के लिए चेन क्लैन से कोई पंगा नहीं लेगा। अगर वो बाहर मरना चाहता है तो मरने दो, पर सेफर साइड के लिए मैंने अपने आदमी उसकी निगरानी में लगा दिए हैं। अगर उसने एक शब्द भी बकवास की तो चेन क्लैन गद्दारों और बेकार कचरों को जिंदा नहीं छोड़ता। उधर जानॉन सिटी का डंजियन हॉल हमेशा की तरह खिलाड़ियों की भीड़, परेडिंग और इनामों के शोर से गूंज रहा था। काई का वो लटका हुआ टूटा हाथ और पीला चेहरा भीड़ में अलग ही नजर आ रहा था। वहां खड़े प्लेयर्स फुसफुसाने लगे, अरे ये जियान 6 का वही जीनियर स्टूडेंट काई है ना, जिसने S रैंक क्लास अवेक किया था। भाई, तुम अपडेटेड नहीं हो। जिसके सगे बाप ने इससे वो क्लास छीन ली और अब ये टूटे हाथ वाला डी रैंक सॉसरर है। कितना पैथेटिक है। ये बेकार कचरा यहाँ डंजन हॉल में क्या कर रहा है? खुद की मौत का तमाशा बनाने आया है क्या? मजाक और हिकारत की ये लहरें काई के ऊपर से गुजरती रहीं, पर उसने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वह एक E रैंक डंजन था, गॉब्लिन वॉरेन रिकमेंडेड लेवल 5 से 8, जो गॉब्लिन्स और कॉप्स क्रॉलर्स से भरा पड़ा था और जिसका फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड अभी तक अनक्लेम्ड था। काई ने अपना ID कार्ड काउंटर पर सरकाते हुए कहा, मैं गोब्लिन वॉरेन में एंटर कर रहा हूँ। काउंटर पर बैठी स्टाफ मेंबर ने काई के उस लटके हुए टूटे हाथ को देखकर गहरी हमदर्दी से कहा, देखो, भले ही ये E रैंक है, पर वहां का एनवायरनमेंट बेहद ब्रूटल है। अच्छे अच्छे लेवल 10 के प्लेयर्स भी वहां अकेले जाने से मना करते हैं। तुम्हारी इस कंडीशन में काई ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने बस स्क्रीन पर टैप करके कंफर्म किया और ट्रांसपोर्ट एरिया की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसका कदम आगे बढ़ा, दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। डिंग, प्लेयर इज अबाउट टू एंटर अ डंजन। फायर डीमन ट्रायल एक्टिवेटेड। डीमन सॉवरेन्स फर्स्ट टेस्ट। मिशन डिटेल्स, क्लियर गॉब्लिन वॉरेन विद इन 10 मिनट्स यूजिंग नो पोशंस ऑफ एनी काइंड। मिशन रिवॉर्ड, अनलॉक डीमन फोर्स, विन डीमन फैंटम डैश। 10 मिनट्स बहुत ज्यादा वक्त है। काई के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। एक सफेद रोशनी चमकी और काई हॉल से गायब हो गया। उसके जाते ही चेस्ट पर ब्लू वुल्फ एम्बलम लगाए काले कपड़ों में 2 शिकारी चुपके से हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कमीनी हंसी हंसी। यंग मास्टर एक्स ने सही कहा था, ये बेकार कचरा सच में डंजियन में अपनी मौत ढूंढने आया है। चलो अंदर किसी शांत कोने इसका काम हमेशा के लिए तमाम कर देते हैं। डंजियन के अंदर एक अंधेरी सीलन भरी गुफा थी, जहां सड़े हुए मांस की बदबू एक दीवार की तरह टकराई। काई ने एंट्री गेट पे खड़े होकर धीरे से अपना लेफ्ट हैंड उठाया। उसकी हथेली में एक डार्क रेड फ्लेम भभक उठी। वह आग देखने में छोटी थी, पर उसकी सफोकेटिंग हीट इतनी ज्यादा थी कि आसपास की चट्टानें पिघलने लगी। तो यह है S रैंक स्किल इन्फर्नो ब्लास्ट। तभी अंधेरे को चीरती हुई चीखें गूंजी और जंग लगे ब्लेड्स लिए 1 दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े हरे गॉब्लिन्स सायों से बाहर झपट पड़े। काई ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। उसने बस अपना बायां हाथ झटका और वो डार्क रेड फायरबॉल चीखती हुई आगे बढ़ गई। वह आग धमाका करने के बजाय एक खौफनाक लहर की तरह ठहरी।
गॉब्लिन स्लेन लेवल 4 x+10, गॉब्लिन स्लेन लेवल 5 x+12, गॉब्लिन वॉरियर स्लेन लेवल 7 x+25। सिर्फ एक स्ट्राइक, 10 मीटर के दायरे में आने वाला एक भी गॉब्लिन चीख तक नहीं पाया। वे सब पल भर में काली राख के ढेर में बदल गए। काई के कदम धीमे नहीं हुए। वह पिघलती हुई खौलती चट्टानों के ऊपर से शांत कदमों से आगे बढ़ता रहा। गहरी गुफा में हर तरफ से गॉब्लिन्स बाहर आ रहे थे, पर काई के हाथ से निकलने वाली आग की हर लपट दर्जनों गॉब्लिन्स को एक साथ लील रही थी। ये कोई फाइट नहीं थी, वन साइडेड स्लॉटर था। नॉर्मल सोर्सरर को मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, पर एसएसआर रैंक डीमन सॉवरन क्लास की वजह से काई के सारे स्पेल्स इंस्टेंट कास्ट और ऑटो टारगेटिंग थे। डिंग, लेवल अप, करंट लेवल 3, ऑल स्टैट्स +5, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +10। काई ने बिना एक पल गंवाए अपने सारे फ्री पॉइंट स्पिरिट में डंप कर दिए, क्योंकि एक सोर्सरर के लिए स्पिरिट ही उसकी रॉ फायर पावर की सीलिंग होती है। स्टेट्स के बढ़ते ही उसके पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सी डेमन वाइटैलिटी की लाली दौड़ गई। गॉब्लिन सेंचुरियन लेवल 10, एलीट हाथ में एक बहुत बड़ा नुकीला क्लब लिए काई के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसने एक खौफनाक दहाड़ मारी, जिसे सुनकर बाकी बचे सारे गॉब्लिन्स अपना डर भूलकर काई पर टूट पड़े। चींटियां चाहे जितनी भी हों, रहती चींटियां ही हैं। काई ने एक हिकारत भरी आवाज निकाली। उसके बाएं हाथ की उंगलियां मुड़ी और वो फायर बॉल अब डार्क रेड से बदलकर चमकीली ऑरेंज हो गई। इन्फर्नो ब्लास्ट। जैसे वह आग उसके हाथ से छुड़ी, वह हवा में ही दर्जनों छोटी धाराओं में बंट गई और पूरे मैदान पर उल्का पिंडों की बारिश की तरह बरस पड़ी। ये काई का अपनी एस रैंक स्किल पर प्रिसिजन कंट्रोल था। सामने बढ़ रहे गॉब्लिन्स पल भर में आर पार छेद दिए गए। इससे पहले कि वो गोब्लिन सेंचुरियन अपनी गदा घुमा पाता, काई की परछाई सीधे उसके सामने प्रकट हुई। फैंटम डैश। प्योर एजिलिटी और रॉ स्पिरिट के एक साथ फटने से काई का बायां हाथ सीधे सेंचुरियन के पेट में जा धंसा। बूम! आग की रुकी हुई पूरी डेमन पावर एक साथ फट पड़ी। सेंचुरियन का विशाल जिस्म एक मलबे की तरह पीछे उड़ा और सीधे चट्टान की दीवार से जा टकराया। उसकी छाती के आर पार एक बड़ा जला हुआ गड्ढा बन चुका था। गॉब्लिन सेंचुरियन स्लेन लेवल 10, x+500। डिंग, लेवल अप, करंट लेवल 5। ठीक उसी मोमेंट पर सिस्टम का काउंटडाउन 3 मिनट और 15 सेकंड पर फ्रीज हो गया। डिंग, एक्सट्रीम चैलेंज कंडीशन मेट, फायर डीमन ट्रायल क्लियर विद इन 10 मिनट्स, कंप्लीट। एक्चुअल टाइम 3 मिनट्स 15 सेकंड्स। रिवॉर्ड ग्रांटेड, विंड डीमन फैंटम डैश, अनलॉक प्रोग्रेस 5। काई अचानक तेजी से पीछे घूमा। उसकी निगाहें किसी ठंडे ब्लेड की तरह प्रवेश द्वार के अंधेरे को चीरती हुई गूंजी। पीछे कौन है? बाहर निकलो। जिन छोटी चाकू को उन्होंने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, वे अब उनके कांपते हाथों में थरथरा रही थी। उन्होंने अभी अभी मौत का वो तांडव देखा था जिसकी उन्होंने ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी। ये लड़का एक डी रैंक सॉर्सर होना चाहिए था। इसने लेवल 10 के एलीट बॉस को सिर्फ 10 सेकंड में वन शॉट कर दिया और अपनी स्टेल्थ स्किल एक्टिवेट करके वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जब तुम यहां आ ही चुके हो तो यहीं रुको और मेरे सॉवरेन की पावर का फ्यूल बनो। काई का पैर जमीन से टकराया और फैंटम डैश तुरंत एक्टिवेट हो गया। उसने पलक झपकते ही 10 मीटर से ज्यादा का गैप ऐसे पार किया जैसे कोई टेलीपोर्टेशन हुआ हो। काई सीधे उस शिकारी के ठीक पीछे मैटेरियलाइज हुआ। फायर पाम स्ट्राइक। उसकी हथेली से निकली आग ने उस आदमी की चीख को हलक में ही दफन कर दिया। ये देख दूसरे शिकारी ने एक हताश और गुस्से भरी दहाड़ मारी और अपनी तलवार काई की तरफ घुमाई। काई ने अपनी बॉडी को इस तरह शिफ्ट किया जो इंसानी लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ था। उसने तलवार को डॉज किया, अपने बाएं हाथ की उंगलियों को ब्लेड की तरह सीधा किया और एक ही झटके में उस शिकारी का गला काट दिया। 2 लाशें फर्श पे आ गईं। काई ने कोल्डली दोनों की तलाशी ली, जहां उसे शैडो ऑर्डर टोकन्स मिले जिन पर चेन क्लैन की सील लगी थी, और एक रफ मैप था जो काई की मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। विक्टर चेन, तुम इतना भी वेट नहीं कर सके? काई ने उन टोकन्स को अपनी मुट्ठी में भींचकर चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखें स्टील की तरह ठंडी थीं। फाइन, अगर तुम चेन क्लैन को इतनी जल्दी कब्र में भेजने के लिए उतावले हो तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूं। उसने बॉस का ड्रॉप। पहले काई का मजाक उड़ाने वाले स्टाफ मेंबर सहित हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि स्क्रीन पर एक गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर फ्लैश हो रहा था। कंग्रेचुलेशंस टू प्लेयर अनोमस फॉर क्लियरिंग ई रैंक डंजन गॉब्लिन वॉरन इन 3 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स, सेटिंग अ न्यू ऑल टाइम फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड। 3 मिनट? उस मैप को सिर्फ दौड़कर पार करने में 5 मिनट लगते हैं। क्या वो उड़कर गया था और उसने सब कुछ एक साथ मार दिया? वो एनोनिमस प्लेयर कहीं वही टूटे हाथ वाला लड़का तो नहीं? भीड़ अभी शॉक में ही थी कि ट्रांसपोर्ट एरे चमका और काई की सीधी फौलादी सिलुएट बाहर आई। उसने अभी भी अपनी फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और टूटे हाथ पर कपड़ों की पट्टियां बांधी हुई थीं। एक रफ मैकशिफ्ट रैप। वह स्तब्ध भीड़ के बीच से पूरी शांति के साथ गुजरा। तभी एक शार्प सूट पहने मिडिल एज्ड आदमी काई के सामने आकर रुका, जिसके चेस्ट पर सॉन्ग क्लैन का एम्बलम लगा था। उसने कहा, मैं सॉन्ग क्लैन का हेड बटलर हूं। हमारी यंग मिस्ट्रेस सारा सॉन्ग ने आपको याद किया है।
उनका कहना है कि चेन क्लैन अब आपके टैलेंट के लायक नहीं है। काई वहां रखे एक आलीशान लेदर सोफा पर बैठा था जो उस लग्जरी के बीच बिल्कुल अलग दिख रहा था। डीमन सॉवरन की पावर की वजह से उसके टूटे हाथ की सूजन कम हो चुकी थी, पर उस पर अभी भी वही पट्टियां बनी थीं। उसके चेहरे पर हार का एक कतरा भी नहीं था। उसके ठीक सामने एक यंग कंपोज्ड औरत बैठी थी। वह सारा सॉन्ग थी, सॉन्ग क्लैन की यंगेस्ट जनरेशन की राइजिंग स्टार और एक बी रैंक क्लास स्टारब्लेड ड्यूलिस्ट। 3 मिनट और 15 सेकंड। सारा की पतली उंगलियां टेबल को टैप कर रही थीं, जहां दोनों के बीच एक फ्रेश बैटल रिपोर्ट रखी थी। गोब्लिन सेंचुरियन को वन शॉट किया। काई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा पब्लिक प्रोफाइल अभी भी तुम्हें एक बेकार डी रैंक सॉर्सरर दिखाता है, और चेन क्लैन ने तुम्हारी एस रैंक ब्लड लाइन को स्ट्रिप कर लिया है। काई ने टेबल से एक स्पिरिट फ्रूट उठाया, उसका एक बाइट लिया और शांत आवाज में बोला, सारा, तुम मुझे इतनी दूर लेकर आई हो तो यकीनन मुझे मेरी ही दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए तो नहीं लाई होगी। स्मार्ट लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं, मुझे यही पसंद है। पर मैं सारा सॉन्ग किसी ऐसे खिलाड़ी को इग्नोर नहीं कर सकती जो डी रैंक होने के बाद भी ऐसा रिकॉर्ड बनाए। तुम टाइटन शील्ड से भी ज्यादा टेरिफाइंग कुछ छिपा रहे हो काई। सॉन्ग क्लैन ज्वाइन कर लो, जो कुछ चेन क्लैन ने तुमसे छीना है सॉन्ग क्लैन उसे वापस दिलाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। काई के हलक से एक धीमी हंसी निकली। उसने फ्रूट का कोर टेबल पर रखते हुए पूछा, वापस दिलाओगे? कैसे? विक्टर और रेक्स को जान से मारकर। सारा एक पल के लिए रुकी। चेन क्लैन भले ही सॉन्ग क्लैन की बराबरी का न हो, पर उनकी जड़ें जानोन सिटी में गहरी हैं। उन्हें उखाड़ना आसान नहीं है। पर सॉन्ग क्लैन तुम्हें टॉप टियर मेडिकल रिसोर्सेज देगा, जिससे तुम्हारा हाथ पूरी तरह हील हो जाएगा। तुम्हें एक एस रैंक और अबव स्टाफ मिलेगा और ग्रैंड एकेडमी में पक्की सीट मिलेगी। सारा ने अपनी पूरी डील टेबल पर रख दी। बदले में तुम्हें अगले हफ्ते होने वाले ग्रैंड एकेडमी टूर्नामेंट में सॉन्ग क्लैन को रिप्रेजेंट करना होगा। हमें वो सीक्रेट रियल स्लॉट चाहिए। शर्तें बुरी नहीं हैं। काई ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा मजा था, पर मैं रिफ्यूज करता हूँ। सारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस पल भर में ठंडे पड़ गए। काई, तुम्हारी सिचुएशन अच्छी नहीं है। विक्टर ने तुम्हारे पीछे पहले ही ब्लू वोल्फ स्क्वाड भेज दिया है। तुम्हें लगता है कि डंजियन में 2 कचरों को मार देने से तुम सेफ हो गए? बिना किसी पावरफुल क्लैन की बैकिंग के तुम दवाइयों का खर्च तक नहीं उठा पाओगे। मुझे किसी के नीचे काम करने के लिए सॉन्ग क्लैन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उसने सारा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं खुद ही इस शहर का हेड बनने आया हूं। काई के शरीर से सालों से दबी हुई वो खौफनाक डेमोनिक प्रेजेंस, राक्षसी ऊर्जा लीक होने लगी। हमेशा शांत रहने वाली सारा सॉन्ग का दिल अचानक दहल उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई टीनेजर नहीं बल्कि एक प्राचीन प्रेडेटर खड़ा है जो किसी भी पल उसका शिकार कर सकता है। काई ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हम पार्टनरशिप करेंगे। मैं तुम्हें वो स्लॉट दिलाऊंगा, बदले में तुम मुझे खुफिया जानकारी और एंट्री पासेज दोगी। डंजियन से मिलने वाले सभी रिवॉर्ड्स का 70% मेरा होगा, और सॉन्ग क्लैन इस दुनिया के हर उस प्राचीन रेलिक को ढूंढेगा जिसमें डेमोनिक एनर्जी होगी। सारा को पहले लगा कि ये कोई मजाक है और वह हंसने ही वाली थी, पर काई की उन अगाध अथाह आंखों में देखते ही इनकार का एक शब्द भी उसके हलक से बाहर नहीं निकल सका। वो महसूस कर सकती थी कि काई के अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था जो पूरे जानोन सिटी के बैलेंस को पलट कर रख देगा। किसी अदृश्य ताकत के दबाव में आकर सारा ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी डील एक्सेप्ट कर ली। उसने पहला इंटेल देते हुए बताया, सू क्लैन रेक्स की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए मूनवेल प्लेन्स डंजियन को लॉक कर चुका है। वे चाहते हैं कि रेक्स वहां लेवल 10 पर पहुंचे और तुम्हारे चुराए हुए एस रैंक कोर एसेंस के साथ पूरी तरह मर्ज हो जाए। डिंग। डीमन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। मून डीमन बैकग्राउंड मिशन। एंटर मूनवेल प्लेन्स। Sacrifice 100 moon creatures. Eliminate the intruder who has stolen what was never his Rex. Reward. Unlock demon force, moon demon gravity control. Progress 3। चोर कहीं का। काई ने ठंडी स्माइल दी। वह सीधे डंजियन नहीं गया। इसके बजाय सारा द्वारा भेजे गए बड़े एडवांस पेमेंट का इस्तेमाल करके वह एक ब्लैक मार्केट की पोट्यूशन शॉप में घुसा। मुझे 10 ब्लड बर्न पोशंस दो, शॉपकीपर ने घबरा कर कहा। लड़के, ये चीजें जबरदस्ती पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हैं। इन्हें ज्यादा लिया तो तुम्हारी जिंदगी के कई साल कम हो जाएंगे। काई ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम बहुत बकवास करते हो। दूसरों के लिए पोषण जहर थे, पर डेमन सॉवरेन के लिए ये वो फ्यूल थे जो उसकी माना को तुरंत बूस्ट करके फायर डेमन को बर्जर्क स्टेट में ला सकते थे। उस रात काई एक सुनसान फैक्ट्री में रुका। उसने अपना माइंड क्लियर किया और अपनी आत्मा की आग पर फोकस किया। डिंग। प्लेयर्स विल डिटेक्टेड। डीमन पॉइंट्स कन्वर्जन कंप्लीट। करंट लेवल रेज टू 8। काई ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बाएं हाथ की मुट्ठी भींची। एक पेल ब्लू हरिकेन और एक डार्क रेड इन्फर्नो एक दूसरे के चारों तरफ लिपट गए, जो विनाश का एक खौफनाक ऑरा बनाए थे। उसने मन ही मन कहा, रेक्स, तुम मेरा हक चुरा तो सकते हो, पर क्या उसे संभाल पाओगे? उधर चेन क्लैन के विला में रेक्स एक बेहद महंगे मेडिसिनल टब में नहा रहा था। उसके पूरे जिस्म में सोने की रोशनी दौड़ रही थी और उसकी पावर लेवल 10 के करीब पहुंच रही थी। उसने एक्साइटमेंट में कहा, डैड, मॉम, मैं खुद को और स्ट्रांग महसूस कर रहा हूं।
तो ऐसा होता है एक एस रैंक क्लास का एहसास। विक्टर ने उसके कंधे थपथपाए। ये तो बस शुरुआत है। कल तुम मूनवील प्लेन्स जाओगे। सू क्लैन की बेटी सेलेस्ट सू भी तुम्हारे साथ होगी। इसके बाद तुम पूरे शहर के सबसे चमकते सितारे बन जाओगे। रही बात उस भागे हुए कचरे काई की, तो वह अब तक किसी गंदी नाली में सड़ चुका होगा। वेरा ने नफरत से एक फ्रूट छीला। उन बेवकूफ़ों को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वे मरा हुआ समझ रहे थे, वह इस वक्त खून जैसे लाल चांद के नीचे खड़ा होकर उनके विला की तरफ ही देख रहा था। रेक्स एक चमचमाते हुए सिल्वर हैवी आर्मर में विक्टर, वेरा और सू क्लैन की यंग मिस्ट्रेस सेलेस्ट सू के साथ हंसकर बातें कर रहा था। सेलेस्ट बेहद खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे पर कूट कूट कर घमंड भरा था। उसने रेक्स की तारीफ करते हुए कहा, रेक्स, मैंने सुना है कि उस बेकार लड़के की क्लास मर्ज करने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ स्टेट 100 को पार कर गया है। रेक्स ने झूठी विनम्रता दिखाई। ये सब मॉम डैड के सपोर्ट की वजह से है। टाइटन शील्ड सिर्फ मेरे हाथों में ही खिल सकती है। मेरे उस बड़े भाई के पास यह क्लास थी, पर उसने इसे पूरी तरह वेस्ट कर दिया था। वेरा ने बीच में टोकते हुए कहा, उस अभागे कचरे का नाम भी मत लो। आज सेलेस्ट तुम्हारे साथ है। मूनवॉल्फ किंग को मारकर दोनों कबीलों का नाम रोशन करो। जैसे ही वे लोग डंजियन के अंदर जाने वाले थे, तभी दूर पेड़ों की परछाई से एक सिलुएट धीरे धीरे बाहर आई। उसकी बॉडी से एक रूह कैंपा देने वाली ठंडक निकल रही थी। उसकी पीठ पर एक बेहद साधारण तलवार बंधी थी। उसका राइट आर्म कपड़ों की पट्टियों से कसकर छाती से जकड़ा हुआ था और बायां हाथ जेब में था। वो दिखने में एक मलबे की तरह लग रहा था, पर उसके हर एक कदम के साथ आसपास का शोर जैसे मरता जा रहा था। काई? रेक्स की स्माइल उसके चेहरे पर ही फ्रीज हो गई और फिर गहरी हिकारत में बदल गई। तो तुम अभी तक मरे नहीं? और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी जलती हुई डार्क आइज सीधे अपने शिकार यानी रेक्स पर टिकी थी। काई की आंखें किसी गहरी खाई की तरह काली और ठंडी हो गईं। उसने सीधे विक्टर की आंखों में झांकते हुए कहा, मूनवील प्लेन्स एक पब्लिक डंजियन है। ये चेन क्लैन का प्राइवेट गार्डन कब से बन गया? किसके दम पर? तुम जैसे एक टूटे हाथ वाले अपाहिज के दम पर? सेलेस्टो ने काई को ऊपर से नीचे तक गहरी नफरत से देखा और कहा, रेक्स अब एक एस रैंक प्लेयर है, जिसका ग्रैंड एकेडमी जाना तय है। तुम जैसे एक कीड़े, एक डी रैंक सॉर्सरर की इतनी औकात भी नहीं है कि उसके जूते उठा सके। तुम्हारा बकवास खत्म हो गया। काई ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक थे। उसने जेब में हाथ डाला और सॉन्ग क्लैन का गोल्ड सील बाहर निकाल दिया, जिस पर उनका शाही एम्बलम चमक रहा था। उसे देखते ही विक्टर और उसके गार्ड्स के चेहरे का खून उड़ गया, क्योंकि सॉन्ग क्लैन के गोल्ड सील को हाथ में लेने का मतलब था खुद क्लैन मास्टर की एब्सोल्यूट अथॉरिटी का सामने होना। विक्टर ने अविश्वास से दहाड़ते हुए कहा, सारा सॉन्ग ने तुम्हें ये दिया है? क्या अब मैं अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ? काई उस स्तब्ध भीड़ के पास से आगे बढ़ गया। जैसे ही वह रेक्स के बगल से गुजरा, उसने अपने कदम रोके और बेहद धीमी, खौफनाक आवाज में कहा, रेक्स, इस पल को एंजॉय कर लो। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ग्लोरी मोमेंट है। तुम्हारी वो क्लास, मैं उसे तुम्हारी जान के साथ अपने हाथों से वापस छीनने आ रहा हूं। तुम तो गए। रेक्स गुस्से से पागल हो गया और उसने हमला करने के लिए तलवार उठाई, पर विक्टर ने उसे कसकर पकड़ लिया। यह डंजियन एंट्रेंस पर नहीं, सॉन्ग क्लैन की नजरें हम पर है। विक्टर की आंखों में एक शातिर चमक आई। चूंकि यह अंदर जाकर मरना ही चाहता है, तो इसे वही दो जो यह चाहता है। रेक्स, एक बार जब तुम अंदर चले जाओ, तो अपने एस्कॉर्ट से कहना कि इसका काम जल्दी और सफाई से तमाम कर दे। इसे ऐसा दिखाना जैसे किसी मॉन्स्टर ने इसे मारा हो। मूनवील प्लेन्स के अंदर आसमान में एक खून जैसा लाल चांद लटका हुआ था। झाड़ियों के बीच से भेड़ियों के डरावने चीखें गूंज रहे थे। काई ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो सीधे मैदान के सेंटर में स्थित एक खंडहर बन चुके प्राचीन आर्टर की तरफ बढ़ा। डिंग। मून एनर्जी डिटेक्टेड। मून डीमन एबिलिटी अनलॉक्ड। क्वेस्ट एक्टिव। मिशन ऑब्जेक्टिव, कलेक्ट 100 मूनवुल्फ सोल शार्ड्स। लाइट द एंशिएंट ऑल्टर। फैंटम डैश एक्टिवेट हुआ और काई की सिलुएट हल्के नीले धुएं में बदलकर घने जंगल में गायब हो गई। तभी अंधेरे से कई लेवल 5 के मून वोल्व्स शिकारी की तरह काई पर झपटे। फायर पाम स्ट्राइक। काई ने किसी बड़े स्पेल का इस्तेमाल तक नहीं किया। उसने बस अपने बाएं हाथ से एक सिंगल स्वीप किया और डार्क रेड फ्लेम्स उन भेड़ियों पर एक कोड़े की तरह बरस पड़ी। मूनवुल्फ स्लेन। एक्सपीरियंस गेन्ड 80। सिर्फ 10 मिनट के भीतर काई ने अपने पीछे झुलसी हुई लाशों का एक पूरा ढेर लगा दिया। उसकी लेवलिंग स्पीड इतनी स्टैगरिंग थी कि उसका एक्सपीरियंस बार बिना रुके बढ़ता ही जा रहा था। डिंग। लेवल अप। करंट लेवल 9। उसी समय रेक्स और सेलेस्ट अपने एलीट स्क्वाड और टॉप टीयर फाइटर्स के साथ डंजियन में आगे बढ़ रहे थे। सेलेस्ट ने रास्ते में पड़े झुलसे हुए भेड़ियों की लाशों की तरफ इशारा करते हुए हैरान होकर कहा, रेक्स, देखो, यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो चुके हैं। क्या कोई और हाई लेवल सोर्सरर इस एरिया को क्लियर कर रहा है? रेक्स के माथे पे बल पड़ गए और उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो टूटा हाथ वाला काई इसी अंधेरे में कहीं छिपा है और एक खूंखार प्रेडेटर की तरह उसे देख रहा है। उसने अपनी भारी तलवार खींचते हुए कहा, मूनवील प्लेन्स में जो कुछ भी है वो मेरा है और उसे कोई नहीं छीन सकता।
फुल स्पीड से वोल्फ किंग वैली की तरफ बढ़ो। पर रेक्स को यह नहीं पता था कि उसका हर एक कदम काई के कैलकुलेशन के मुताबिक ही बढ़ रहा था। काई आल्टर के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ा होकर नीचे बढ़ रहे चेन स्क्वाड को देख रहा था। उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग का एनर्जी ऑर्ब बन चुका था। काई ने धीरे से फुसफुसाया, ग्रेविटी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और खतरनाक पावर है। उसने उस नीले ऑर्ब को सीधे आल्टर के दिल में दिमागा। बूम! पूरे डंजियन की ग्रेविटी एक झटके में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वोल्फ किंग वैली की तरफ से एक धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। वह लेवल 15 का खूंखार बॉस मून वुल्फ किंग था, जिसका निशाना सीधा रेक्स था। मूनव्हील प्लेन्स की गहराइयों में बदलती हुई ग्रेविटी की वजह से हवा इतनी भारी हो गई जैसे कोई सॉलिड दीवार हो। एक भारी आयरन क्लैड प्लेट आर्मर पहनने के कारण रेक्स पर इस ग्रेविटी शिफ्ट का सबसे बुरा असर पड़ा। उसका हर एक कदम जमीन के अंदर 3 इंच तक धंस रहा था और उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली गोल्डन शील्ड बुरी तरह कांपने लगी थी। सेलेस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी स्टाफ की जादुई मणि अजीब तरीके से टिमटिमाने लगी। रेक्स, यहाँ कुछ बहुत गलत है। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? पीछे हटना? ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। रेक्स ने अपने दांत भींचे। उसने अभी अभी काई की एस रैंक क्लास ली थी। वह खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था। अगर वह इस ई रैंक डंजियन के बॉस से डरकर भाग जाता तो उसके क्लैन के प्राइड का क्या होता? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, पूरे मैदान में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने कानों के पर्दे फाड़ दिए। एक हाथी के आकार का विशाल जानवर, जिसके पूरे जिस्म पर चांदी जैसी सफेद स्किन थी और आंखें ताजे खून की तरह लाल थीं, चांदनी रात को चीरता हुआ फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका हर एक लीप कूद जमीन को फाड़ रहा था और वह इतनी तेज था कि हवा में उसके सिल्वर आफ्टर इमेजेस बन रहे थे। वह लेवल 15 का बॉस मून वुल्फ किंग था। वह वह वुल्फ किंग है। वह अपनी वैली छोड़कर यहाँ कैसे आ गया? सू क्लैन के गार्ड्स डर के मारे सफेद पड़ गए और रेक्स के सामने अपनी शील्ड्स उठाने लगे। डरने की क्या जरूरत है? अपनी पावर टेस्ट करने का यह परफेक्ट चांस है। टाइटन स्ट्राइक! रेक्स ने अपने अंदर उठ रहे डर को दबाया और सेलेस्ट के सामने अपनी मर्दानगी का दिखावा करने के लिए अपनी भारी तलवार उठाई, जिससे गोल्डन पावर ब्लास्ट हुई। लेकिन उस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि यह वुल्फ किंग वहां भटकते हुए नहीं आया था, बल्कि काई ने मून डेमन की ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करके उसे पिन पॉइंट प्रिसिजन के साथ सीधे रेक्स की गर्दन काटने के लिए यहां खींचा था। इससे भी ज्यादा घातक बात यह थी कि काई ने थोड़ी देर पहले जिन मूनवॉल्स को भूना था, उनके जिस्म से निकलने वाले फायर रेजिड्यू की गंध पूरे एरिया में फैल चुकी थी। उस विशाल मूनवुल्फ किंग की आंखों में ये सोने के आर्मर में चमकते हुए लोग ही उसके पूरे झुंड के कातिल थे। यही था फायर डेमन सॉवरेन का असली और छुपा हुआ इरादा। 3 डार्क रेड स्पार्क्स चुपचाप नीचे घास में जा गिरी। क्रैक! बूम बूम! सुक्लैन के स्क्वाड के ठीक पीछे 3 भयानक धमाके हुए, जिससे उनका पीछे हटने का रास्ता हमेशा के लिए कट गया और वॉल्फ किंग के सब्र का आखिरी बांध भी टूट गया। मून वॉल्फ किंग का विशाल शरीर एक सिल्वर कॉमेट की तरह आगे बढ़ा और सीधे रेक्स की भारी तलवार से जा टकराया। बैंग! रेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई टूटता हुआ पहाड़ उससे टकरा गया हो। जिस एस रैंक डिफेंस पर उसे इतना घमंड था, वह उस लेवल गैप और बॉस के गुस्से के सामने कागज की तरह बिखर गया। रेक्स के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और उसका पूरा शरीर कटी हुई पतंग की तरह हवा में कई मीटर पीछे जा गिरा। उसका लोहे का हेलमेट हवा में ही 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो गया। रेक्स! सेलेस्ट सू जोर से चिल्लाई, उसे बचाओ! पूरे स्क्वाड में अफरा तफरी मच गई। आग, तलवारों की एनर्जी और भेड़िए के पंजे इंसानी गोश्त को चीरने लगे। पूरा मैदान एक कत्लेआम के नरक में बदल गया। और इस भयंकर अराजकता के ठीक बीच काई ने अपनी चाल चली, फैंटम डैश। वह हवा के एक हल्के झोंके की तरह बैटलफील्ड के किनारे से गुजरा। किसी एक गार्ड की नजर उस पर नहीं पड़ी, यहां तक कि वह पागल हो चुका वोल्फ किंग भी उस लड़के को अनदेखा कर गया, जिसकी प्रेजेंस अब कुदरत के साथ पूरी तरह मर्ज हो चुकी थी। काई का सिर्फ एक ही टारगेट था, गड्ढे में गिरा खून की उल्टियां करता हुआ रेक्स। काई! रेक्स ने कमजोरी से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर मौत को अपने सामने देखकर खौफ की एक लहर दौड़ गई। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। मॉम और डैड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। काई उसके सामने घुटनों के बल बैठा। उसके बाएं हाथ ने रेक्स के गले को एक फौलादी शिकंजे में जकड़ लिया और उसकी उंगलियों के बीच सॉल डिवावरिंग डार्क रेड फ्लेम्स चमकने लगी। उसने कहा, जब तुमने मुझसे मेरी क्लास छीनी थी, जब उन्होंने मेरा हाथ तोड़ा था, क्या तब तुम्हें याद था कि मैं तुम्हारा भाई हूं? नहीं, प्लीज छोड़ दो। रेक्स को महसूस होने लगा कि उसके अंदर मौजूद वो एस रैंक कोर एसेंस अपने असली मालिक और प्रेडेटर को सामने देखकर थर थर कांप रहा था। जो मेरा है, तुम जैसे आस्तीन के सांप कभी उसके लायक नहीं थे। काई की आंखों में रहम का एक कतरा भी नहीं था। उसने अपने बाएं हाथ की पकड़ थोड़ी और टाइट की और डेमन सॉवरेन की पावर रेक्स की रगों में एक बाढ़ की तरह दौड़ गई। रेक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर से मेटल एट्रीब्यूट की शक्तियां बेरहमी से बाहर खींची जा रही थीं। आसमान की ऊंचाइयों से सीधे एक अंधेरी खाई में गिरने की इस भयानक तकलीफ ने उसके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकाल दी। रुक जाओ! अपनी तरफ आ रहे उन फाइटर्स को देखा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। परफेक्ट! मैं अपने अगले लेवल से सिर्फ एक कदम दूर हूं।
उसने अपना बायां हाथ पूरा खोला, उसके पांचों उंगलियां फैल गईं और आसपास की हवा से फायर एलिमेंट एक ही पल में गायब हो गए। उसके सिर के ऊपर कई मीटर बड़ा एक डार्क रे फायरबॉल मैटेरियलाइज होने लगा। ये कोई साधारण जादू नहीं था, ये डेमन फोर्स से मिलकर बना ग्रैंड इन्फर्नो सॉवरेन्स रात था। चूंकि तुम सबको रेक्स की इतनी फिक्र है, तो नरक में भी साथ जाकर उसका मनोरंजन करना। काई ने हाथ नीचे गिराया। बूम! वह डार्क रेड फायरबॉल एक टूटते हुए उल्कापिंड की तरह सुक्लैन के स्क्वाड के ठीक बीच में जाकर ब्लास्ट हुआ। उस खौफनाक शॉकवेव ने आसपास के कई मीटर के पेड़ों और घास को पल भर में कोयला बना दिया। आगे बढ़ रहे गार्ड्स की चीखें उनके हलक में ही दम तोड़ गईं और वे उस डेमोनिक पावर के झटके से हवा में उड़ गए। थर्ड, सेलेस्टू जमीन पर बेहद शर्मनाक तरीके से जा गिरी। उसकी महंगी जादुई पोशाक जलकर काली हो चुकी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर राख और मिट्टी पुती थी और उसकी आंखों में वो खौफ था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। ये इम्पॉसिबल है। तुम सिर्फ एक बी रैंक सॉर्सरर होने चाहिए थे। इतनी पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम लेवल 30 के एक ग्रैंड सॉर्सरर की जरूरत होती है। रेक्स, मुझे बचाओ! रेक्स ने कमजोरी से सेलेस्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके अंदर का आधे से ज्यादा एस रैंक कोर एसेंस का ही पहले ही छीन चुका था। उसकी वो गोल्डन पावर अब बिल्कुल धुंधली और बेजान पड़ चुकी थी। वह चंद सेकंड के भीतर कई साल बूढ़ा दिखाई दे रहा था। तुम्हें बचाए? काई ने एक ठंडी क्रूर हंसी हंसते हुए अपना बूट सीधे रेक्स के उस हाथ पे रखा जो अभी तक सलामत था, और उसे जमीन पर बेरहमी से कुचलने लगा। पूरे मैदान में रेक्स की एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। काई ने नीचे झुककर अपनी काली डार्क आंखों को रेक्स की आंखों में गड़ाते हुए कहा, जब तुमने मेरी क्लास ली थी तो मॉम और डैड ने कहा था कि यह एक बड़े भाई का फर्ज है। अब मैं अपनी चीज वापस ले रहा हूं, तो इसे कहते हैं अपनी अमानत को उसके सही मालिक के पास लौटाना। काई, रुक जाओ! सु क्लैन का एक स्क्वाड कैप्टन, जो एक सेकंड टियर फाइटर था, अपनी भारी शील्ड लेकर दहाड़ते हुए काई की तरफ बढ़ा। ये चेन और सु क्लैन दोनों के खिलाफ खुली बगावत है। अगर तुमने रेक्स को जान से मारा तो पूरे जानोन सिटी में तुम्हारे सिर छुपाने की जगह नहीं बचेगी। काई धीरे से सीधा खड़ा हुआ। उसकी बाईं आंख के भीतर एक खौफनाक डेमन की सिलुएट साफ उभरने लगी थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, एक बार जब मैं तुम सबको यही मार डालूंगा तो बाहर जाकर यह बताने वाला बचेगा ही कौन कि उन्हें किसने मारा। डिंग! डिटेक्टेड प्लेयर्स किलिंग इंटेंट हैज स्पाइक्ड। Fire demon resonance increased. Hidden passive triggered demon aura. Effect. All enemies below player's level or of weak will have all stats reduced by 20%. एक पल में वहां मौजूद सू क्लैन के हर एक गार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ठंडे हाथ ने सीधे उनके दिल को अपने शिकंजे में भेज दिया हो और उनके शरीर से उनकी आधी ताकत गायब हो चुकी हो। वहां खड़े दुश्मनों के लिए अब सांस लेना भी नामुमकिन हो चुका था। काई ने अपने बाएं हाथ को तेजी से नीचे की तरफ घुमाया। मून डीमन ग्रेविटी कोलैप्स। हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा सू क्लैन का कैप्टन ऐसा महसूस करने लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी पर अनंत वजन का कोई वज्रपात हुआ हो। उसका शरीर बेबस होकर घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा, यहां तक कि उसके हाथ की भारी शील्ड भी उस ग्रेविटी के दबाव में टेढ़ी होकर मुड़ गई। मूनवोल्फ किंग, अब तुम्हारी बारी है, काई ने बिना किसी इमोशन के बेहद शांत आवाज में कहा। उस पल आग की लपटों से पागल हो चुका वो मून वोल्फ किंग किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिसे वह चीर फाड़ सके। काई की आवाज सुनते ही वह दहाड़ा और सिल्वर लाइटनिंग बनकर सीधे उस बेबस जमीन से चिपके सू क्लैन के कैप्टन पर टूट पड़ा। खून का फव्वारा छूटा। काई के डीमन ऑरा की वजह से जिस लेवल 20 के वॉरियर के स्टेट्स पहले ही 20% कम हो चुके थे, वह उस लेवल 15 के पागल बॉस के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सका। भेड़िए के खूंखार पंजों ने पल भर में उसका गला फाड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है। काई घूमकर वापस रेक्स की तरफ बढ़ा। मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी क्लास वापस ले लो प्लीज, मुझे मत मारो। रेक्स का घमंड खौफ के मारे पूरी तरह टूट चुका था। उस भयानक डर के मारे उसकी पैंट के बीच एक गंदा बदबूदार दाग फैलने लगा। काई की आंखों में उस कांपते हुए कचरे को देखकर एक ऐसी घृणा जागी जिसका कोई अंत नहीं था। क्या इस भीगी बिल्ली जैसे कीड़े के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरा हाथ तोड़ा था? काई का बायां हाथ खुला और सीधे रेक्स के चेस्ट पर जा टिका। फायर डीमन डिवार। जैसे ही काई की डेमोनिक पावर रेक्स के जिस्म में उतरी, रेक्स के सीने से सोने जैसी चमकदार रोशनी का एक विशाल गोला जबरदस्ती बाहर खींचने लगा। वह टाइटन शील्ड का असली कोर एसेंस था, वही उम्मीद जिसे चेन कबीले ने काई का खून सुखाकर हासिल किया था। जैसे ही वह कोर रेक्स की बॉडी से अलग हुआ, उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसके अंदर की बची खुची लाइफ फोर्स पल भर में सूख गई। वह एक सूखी खोखली भूसी की तरह शांत होकर जमीन पर ढेर हो गया। डिंग! कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, स्टोलन पावर सक्सेसफुली रिक्लेम्ड, demon system advancing. Titan essence obtained can be used to strengthen fire demon's defense or convert it into 5000 demon points. Level up. Current level 10. काई ने अपने भीतर बढ़ती हुई उस असीम ताकत को महसूस किया। उसने ऊपर देखा जहां सेलेस्टू शॉक के मारे बिल्कुल सुन्न खड़ी थी। उसने कांपते हुए कहा, काई, तुमने सच में उसे मार डाला? उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल का वो शांत लड़का जिसे क्लैन का कचरा समझकर बाहर फेंक दिया गया था,
वक्त आने पर इस कदर बेरहम और विनाशकारी बन सकता है। वापस जाओ और विक्टर और वेरा से कह दो, काई की आवाज़ नरक के सबसे गहरे अंधेरे से निकलती हुई महसूस हो रही थी। यह तो बस शुरुआत का ब्याज है। चेन क्लैन ने मुझसे जो कुछ भी छीना है, मैं उसका एक एक इंच वापस लूंगा, तब तक जब तक चेन क्लैन का नामो निशान इस जानोन सिटी से हमेशा के लिए मिट नहीं जाता। अब गेट आउट। डीमन सोवरेन क्लास की पूरी अथॉरिटी के साथ कहे गए उस एक शब्द ने सेलेस्ट के उस अमीर खानदान के घमंड की आखिरी धज्जी भी उड़ा दी। वह बचे खुचे गार्ड्स के साथ आधी रेंगती आधी दौड़ती हुई वहां से जान बचाकर भागी। काई ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि उसे इस चुराए हुए कोर की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए वक्त चाहिए था। उसने अपना सिर घुमाया जहां मून वोल्फ किंग अभी भी गुर्राते हुए उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। काई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी अपना शिकार करने के लिए तुम्हारे पंजों का इस्तेमाल किया था, अब तुम्हें विदा करने का वक्त आ गया है। काई का पैर जमीन से टकराया, फैंटम डैश और ग्रेविटी कंट्रोल एक साथ एक्टिवेट हुए और उसकी बॉडी एक अनप्रेडिक्टेबल ब्लर बनकर सीधे वोल्फ किंग पर झपटी। उसी रात मूनव्हील प्लेन्स डंजियन की स्क्रीन पर एक और गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर फ्लैश हुआ। कंग्रेचुलेशंस टू प्लेयर अनोनिमस फॉर स्लेइंग लेवल 15 बॉस मूनवुल्फ किंग, सेटिंग अ न्यू फास्टेस्ट क्लियर रिकॉर्ड। डंजियन के बाहर सू और चेन क्लैन के एस्कॉर्ट्स के बीच जो हवा जमी हुई थी, वह सेलेस्ट के बाहर आते ही पूरी तरह फट गई। सेलेस्ट जब अपने झुलसे हुए काले कपड़ों और कुछ जिंदा बचे गार्ड्स के साथ बाहर आई, तुम लोग इतनी जल्दी बाहर आ गए? रेक्स कहाँ है? क्या उसने लेवल अप करके वोल्फ किंग को वन शॉट कर दिया? सेलेस्ट के पैर जवाब दे गए। वह सीधे उस रेड कारपेट पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी और उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर चेन, रेक्स वो मर चुका है। बैंग। विक्टर के हाथ से सिगार छूकर जमीन पर गिर गया और उसकी चिंगारियां फैल गईं। वेरा की स्माइल उसके चेहरे पर ही जम गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उस गार्ड ने बुरी तरह थूक निकला। उसकी आंखों में सिर्फ साक्षात मौत का खौफ था। वो काई था, वही काई जिसे आपने कबीले से बाहर फेंका था। उसने हमारे एक एक आदमी को चुन चुन कर मार डाला और फिर सबके सामने उसने रेक्स के सीने को चीरकर एस रैंक कोर एसेंस को बाहर निकाल लिया। कोर एसेंस को शरीर से बाहर खींचना अपने आप में मौत से बदतर सजा थी। पर वो डी रैंक सॉर्सरर, वो बेकार कचरा, उसके पास इतनी पावर कहाँ से आई कि वह टॉप क्लास इक्विपमेंट से लैस रेक्स को मार सके? कहाँ है वह? कहाँ है वो कमीना? सेलेस्ट ने रोते हुए डंजियन एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। वह अभी भी अंदर है, वह वोल्फ किंग को मारने गया था। विक्टर जैसे ही डंजियन के अंदर भागने लगा, तभी सू क्लैन के एक्टिंग कैप्टन ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। लॉर्ड चेन, शांत हो जाइए। डंजियन का अनाउंसमेंट आ चुका है। उसने वोल्फ किंग को मार दिया है और वह अब तक किसी दूसरे एग्जिट से बाहर निकल चुका होगा। और उसके पास सॉन्ग क्लैन का गोल्ड सील है। अगर आप उस पर हमला करेंगे तो सॉन्ग क्लैन को क्या जवाब देंगे? उसने जहरीले सांप की तरह बेहद ठंडी और सपाट आवाज में आदेश दिया, मेरे ऑर्डर्स पास करो। चेन क्लैन के हर एक कोवर्ट कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट करो और काई के सिर पर 10 मिलियन नहीं, पूरे 50 मिलियन का बाउंटी रख दो। जो कोई भी मुझे उसका सिर आकर देगा, विक्टर चेन उसे ऐसा रिवॉर्ड देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह टाइशॉन रेलिक कोर अपनी आखिरी रोशनी के साथ पल्स कर रहा था। सिस्टम अलर्ट, हाई टियर मेटल सोर्स कोड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू डेविल पॉइंट्स। कन्वर्जन कंप्लीट। 8000 डेविल पॉइंट्स एक्वायर्ड। डीमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस 15%। न्यू स्किल अनलॉक्ड, हेलफायर ब्रेथ। डीमन ऑफ विंड अनलॉक प्रोग्रेस 12%। पैसिव अनलॉक्ड, विंड स्पिरिट मूनस्टेप मूवमेंट स्पीड इंक्रीज्ड बाय 3% इन कॉम्बैट। जैसे ही वह असीम एनर्जी काई के शरीर के भीतर बाढ़ की तरह दौड़ी, उसके पूरी तरह चकनाचूर हो चुके दाहिने हाथ की हड्डियों से तड़कने और जुड़ने की तेज आवाजें आने लगी। एक पल बाद उसने अपने हाथ की पट्टियां फाड़कर फेंक दी। उसका वो कुचला हुआ हाथ अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुका था और उसकी स्किन एक बेदाग जेट पत्थर की तरह चमक रही थी। यह उस होली सॉवरेन का अपने ही जिस्म को दिया गया अल्टीमेट गिफ्ट था। काई अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने दाहिने मुक्के को हवा में एक धीमा और सहज स्विंग दिया और हवा को चीरती हुई एक गहरी सोनिक बूम गूंज उठी। लेवल 10 ग्रेट अवेकनिंग की इस दुनिया में लेवल 10 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसके बाद ही हर अवेकन प्लेयर अपनी पहली क्लास असेंशन कर सकता है और स्काई स्पायर में एंटर करने का हक पाता है, जो सेलेस्टियल बैटलफील्ड का एकमात्र रास्ता है। उसने खिड़की को बाहर की तरफ धकेला, जहां दूर अंधेरे में चेन कबीले की आलीशान हवेली लाइटों से जगमगा रही थी, जो उनके तथाकथित जीनियस के पतन के कारण भारी अराजकता में डूबी हुई थी। काई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह तो मेरे बदले की सिर्फ एक ओपनिंग मूव है। टिंग। Main quest triggered, conquer the Sky Spire. Quest reward, unlock the third demon, Demon of Earth, the Earth Lord, supreme command over the ultimate defense of the Earth. काई की आंखें सिकुड़ गईं। Demon of Earth, वही अर्थ टाइप डिफेंस जो चेन क्लैन का सबसे बड़ा गौरव और उनका कीमती टाइशॉन रेलिक था। लेकिन उस अर्थ लॉर्ड की असली ताकत के सामने चेन क्लैन के लोग मिट्टी में खेलने वाले छोटे बच्चों के सिवा कुछ नहीं थे। काई की नजरें और पैनी हो गईं।
विक्टर, तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम्हारी अर्थ टाइप डिफेंस अनबीटेबल है, तो फिर मैं तुम्हारे उसी प्राइड को तुम्हारे चहेते डोमेन के अंदर ही पैरों तले कुचल दूंगा। उसने अपनी ब्लैक हुड को ऊपर खींचा, उसकी सिलुएट हवा में एक बार फ्लिकर हुई और वो अंधेरे में गायब हो गया। उसका अगला टारगेट था साउथ रिवर सिटी का स्काई स्पायर। स्काई स्पायर एक 100 मंजिला गगनचुंबी टावर था जो पूरी तरह से काले ऑब्सीडियन पत्थर से बना था और बादलों को चीरता हुआ खड़ा था, जिसके चारों तरफ एकदम घोटने वाला ऑप्रेसिव ऑरा फैला हुआ था। टावर की हर एक मंजिल अपने आप में एक सील्ड वर्ल्ड थी जो खूंखार मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी थी, और वहां की स्पिरिट एनर्जी बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा डेंस थी। काई उस टावर के बेस पर खड़ा था। उसकी ब्लैक हुड ने उसके चेहरे के बड़े हिस्से को छुपा रखा था। टावर के बाहर टॉप हाई स्कूलों के बेहतरीन स्टूडेंट्स की भारी भीड़ जमा थी, जो आपस में गॉसिप कर रहे थे। अरे देखो, वो सेकंड हाई का जियाओ चान है। अफवाह है कि उसने स्काई स्पायर की चौथी मंजिल को पहले ही क्लियर कर लिया है। रजिस्ट्रार ने बिना सिर उठाए रूखे लहजे में पूछा। काई, लेवल 10 सोर्सरर। काई के ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, वहां मौजूद पूरी भीड़ के बीच साक्षात सन्नाटा पसर गया। काई, वही क्लैन का कचरा जिसे चेन कबीले ने लात मारकर बाहर निकाल दिया था? लेवल 10 सोर्सरर? क्या मैंने सही सुना? उसने तो अभी 2 दिन पहले अवेकन किया था ना। इस तरह की लेवलिंग स्पीड पक्का वह किसी हाई लेवल प्लेयर के पीछे छिपकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स ईएक्सपी लीच कर रहा होगा। लेकिन स्काई स्पायर में तुम किसी की मदद नहीं ले सकते। ये जगह सिर्फ सोलो रन या सेम टीयर टीमों को अलाउ करती है। एक डी रैंक सोर्सरर इस टावर को फतह करने चला है। पहली ही मंजिल पर एक मामूली स्लाइम इसकी पसलियां तोड़कर हाथ में दे देगा। काई ने उनकी इस हंसी और नफरत भरे कमेंट्स की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसने अपना एंट्री पास लिया और उन्हें हकारत भरी निगाहों के बीच ब्लैक पोर्टल के अंदर कदम रख दिया। स्काई स्पायर फ्लोर 1, द क्रिम्सन बैडलैंड्स। चारों तरफ एक अंतहीन लाल बंजर जमीन फैली हुई थी और वहां की हवा वायलेंट एलिमेंटल एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। जैसे ही काई के पैर उस बंजर जमीन से छुए, उसके ठीक नीचे धरती फट गई। एक सांड के आकार का विशाल जानवर, जिसका पूरा शरीर सिर से लेकर पूंछ तक पत्थरों की मोटी आर्मर्ड प्लेटिंग से ढका हुआ था, एक भयानक दहाड़ के साथ काई की तरफ चार्ज करते हुए भागा। वह लेवल 11 का एक एलीट मॉन्स्टर था, जिसका डिफेंस बेहद खतरनाक था। किसी भी आम सोर्सरर के लिए उसका सामना करना एक नाइटमेयर जैसा था। एक अर्थ टाइप मॉन्स्टर। उसने बिना कोई मंत्र पढ़े, बिना एक शब्द बोले, अपने बाएं पैर को जमीन पर सिर्फ एक बार हल्के से टैप किया। बूम! उस सांड जैसे दिखने वाले पत्थर के जानवर के नीचे की मजबूत जमीन पल भर में लिक्विफाई होकर दलदल के गहरे पूल में बदल गई, और फिर वह रेत इतनी तेजी से जमी कि उसने एक विशालकाय पत्थर के हाथ का रूप ले लिया, जिसने उस मॉन्स्टर के चारों पैरों को बेरहमी से जकड़ लिया। काई ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली से सीधे हेलफायर ब्रेथ का एक खौफनाक ब्लास्ट निकला। उस गहरे लाल रंग की आग के साथ जहरीला हरा धुआं मिला हुआ था, जो उस जानवर की आर्मर्ड स्किन को जंगली गुस्से के साथ झुलसाने लगा। सिर्फ 3 सेकंड के भीतर उसका वो कीमती पत्थर का कवच पिघलकर खौलते हुए लावे में बदल गया। वह जानवर ठीक से चीख भी नहीं पाया और राख के एक ढेर में तब्दील हो गया। किल, स्टोन आर्मर 20 लेवल 11। काई ने अपने एक्सपीरियंस बार को देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह यहाँ एक एक मंजिल रेंगते हुए ग्राइंड करने नहीं आया था, बल्कि वह इस टावर के टॉप पर पहुंचने के लिए हर बाधा को कुचलने आया था। उसने खुद को रोकना बंद कर दिया। फायर डेमन का जंगली गुस्सा और विंड डेमन की बिजली जैसी फुर्ती, दोनों को उसने पूरी ताकत से अनलीश कर दिया। इसके बाद स्काई स्पायर की पहली 3 मंजिलों पर साक्षात मौत का तांडव शुरू हो गया। जिन मंजिलों को पार करने के लिए आम अवेकन प्लेयर्स को बेहद फूक फूक कर कदम रखना पड़ता था, वे काई के सामने गीले कागज की तरह ढह गईं। स्काई स्पायर फ्लोर 1 क्लियर्ड, टाइम 1 मिनट 42 सेकंड्स। स्काई स्पायर फ्लोर 2 क्लियर्ड, टाइम 2 मिनट्स 15 सेकंड्स। स्काई स्पायर फ्लोर 3 क्लियर्ड, टाइम 3 मिनट्स 1 सेकंड। स्काई स्पायर के बाहर लगा हुआ वो विशालकाय क्रिस्टल डिस्प्ले बोर्ड अचानक पूरी तरह से हाईवायर हो गया, क्योंकि टावर की रैंकिंग्स इतनी तेजी से स्पाइक कर रही थीं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही काई ने वहां कदम रखा, अंधेरे में एक साथ सैकड़ों खून जैसी लाल आंखें चमक उठीं। परफेक्ट! काई ने अपने होठों को जीभ से चाटा। उसने अपने उस दाहिने हाथ को, जो पूरी तरह ठीक हो चुका था, पूरी ताकत से जमीन में दे मारा। वह हाथ टाइशॉन रेलिक कोर को निगलने से मिली उस म्यूटेटेड गोल्डन ग्लो के साथ पल्स करने लगा। सॉवरेन सीक्रेट आर्ट, वर्ल्ड बर्निंग इन्फर्नो। बूम! काई को सेंटर बनाकर 100 मीटर के दायरे की पूरी जमीन एक साथ चकनाचूर हो गई और गहरे लाल रंग का लावा किसी फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जिसने उन नर के कुत्तों के लिए मौत और आग का एक ऐसा जाल बुना जिससे बचना नामुमकिन था। किल इन्फर्नो हेलहाउंड, 300 एक्सपीरियंस गेंड। किल इन्फर्नो हेलहाउंड, 300 एक्सपीरियंस गेंड। सिस्टम के नोटिफिकेशंस काई के दिमाग में एक अंतहीन स्क्रॉल की तरह बाढ़ की तरह आने लगे। जैसे ही काई छठी मंजिल की तरफ बढ़ा, उस खाली बंजर इलाके में एक हल्की और उत्सुक आवाज गूंजी। वाह, इसे कहते हैं असली फायर पावर। साउथ रिवर सिटी ने तुम जैसा धुरंधर कब पैदा कर दिया? धुंध के बीच से एक परछाई तैरती हुई बाहर आई।
वह बहते हुए रोब्स में एक युवा दाओइस्ट था जिसकी पीठ पर एक लकड़ी की तलवार बंधी थी, और वह उम्र में 16 या 17 साल से बड़ा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बेहद तेज और साफ थीं, और उसके चारों तरफ थंडर की हल्की चिंगारियां क्रैकल कर रही थीं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम शिरो है, ड्रैगन टाइगर सेंक्टम का एलीट स्काउट। उस युवा दाओइस्ट ने काई को गहरी उत्सुकता से देखते हुए कहा, तुम्हारी ये सोरसरर वाली क्लास की गंध कुछ साफ नहीं लग रही है। तुम्हारे अंदर से जो डेमोनिक सेंट आ रही है उसे मैंने 3 मंजिल दूर से ही पकड़ लिया था। काई की आंखें संकरी हो गईं और उसके बाएं हाथ में आग की एक लपट सुलगने लगी। मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। अरे शांत हो जाओ भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिरो ने हंसते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। 6ठी मंजिल फैंटम फॉरेस्ट है। मेरे दाओइस्ट आर्ट्स के बिना तुम उसके इल्यूजन वेब भ्रम के जाल को तोड़ नहीं पाओगे। तुम्हारी ये आग चाहे जितनी भी गर्म हो, वह तुम्हें उसके पार नहीं ले जा सकती। तो क्या कहती है तुम्हारी समझ? टीम अप कर लें? मुझे इस टावर के टॉप पर मौजूद वो डोमेन सीट चाहिए। 7030 का बंटवारा होगा जो तुम्हारे फेवर में है। डील? काई ने उसे बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, डोमेन सीड मेरा है, बाकी जो कुछ भी बचेगा तुम उसे रख सकते हो। शिरो यह सुनकर स्तब्ध रह गया। फिर वह जोर से हंस पड़ा। शानदार, मुझे तुम्हारा यह घमंड पसंद आया। तो फिर देखते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा तेज है, तुम्हारी आग की या मेरी तलवार की। स्काई स्पायर फ्लोर 6, द फैंटम फॉरेस्ट। जैसे उन्होंने पोर्टल को पार किया, वह झुलसाने वाली लावे की गर्मी एक सेकंड में गायब हो गई, और उसकी जगह हड्डियों को कैंपा देने वाली ठंड और एक गहरे बैगनी रंग के धुएं ने ले ली, जो इतना गाढ़ा था जैसे कोई सॉलिड दीवार हो। प्राचीन पेड़ आसमान को छू रहे थे, और उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी कंकाल के पंजों की तरह फैली हुई थीं। हवा में तैरती वो अजीब फुसफुसाहटें सीधे दिमाग पर वार कर रही थीं। खुद को संभालो, ये धुंध तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे डर को कुरेद कर बाहर लाती है। शिरो ने अपनी हंसी बंद की और अपने कपड़ों के भीतर हाथ डालकर एक पीले रंग का तालिस्मान निकाला। उसने एक उंगली से उसे फ्लिक किया और वह कागज जलकर सुनहरी रोशनी के एक सुरक्षा घेरे में बदल गया, जिसने उन दोनों को कवर कर लिया। ये माइंड क्लियर सील है। ये कुछ देर तक उन इल्यूजन्स को रोक कर रखेगी। काई ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसका विंड स्पिरिट मून स्टेप अपने आप एक्टिवेट हो गया, जिससे उठने वाले विंड बवंडर ने उस रेंगती हुई बैंगनी धुंध को जबरदस्ती उड़ाकर दूर फेंक दिया। उसने एक ठंडी हुंकार भरते हुए कहा, डर उस रास्ते पर मुझसे बहुत पहले ही दम तोड़ चुका था। अचानक उनके सामने की बैंगनी धुंध हिंसक रूप से उफनी और उसके भीतर से 2 बेहद जाने पहचाने चेहरे बाहर निकल आए। काई, तुमने छोटे यू को कैसे मार दिया? वह तुम्हारा अपना सगा खून था। वेरा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी नफरत और घृणा सुलग रही थी। तुम तो पैदा ही एक राक्षस के रूप में हुए थे। मुझे तुम्हें इस दुनिया में आते ही अपने हाथों से घोंटकर मार देना चाहिए था। तुम एक कलंक हो, घुटनों के बल बैठो और मरो। विक्टर का शरीर अर्थ एट्रीब्यूट की सुनहरी रोशनी से दहक रहा था, और उसने एक विशाल तलवार हवा में उठाई और उसे सीधे काई के सिर पर दे मारा। शिरो का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। ये तुम्हारे अंदर के इनर डेमेंस का इल्यूजन है। इसके बहकावे में मत आना, ये असली नहीं है। काई वहीं रुक गया। काई ने उस इल्यूजन को परखने में अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और सीधे अपनी स्किल को फुल पावर पर अनलीश कर दिया। उसके हाथ से निकली बीमार हरी और गहरी लाल लपटों के एक विशाल काय पिलर ने सामने की हर चीज को चीर कर रख दिया। वह आज जहां जहां से गुजरी, वहां विक्टर और वेरा के वो चेहरे तपते हुए सूरज के नीचे बर्फ की तरह पिघल गए और हवा में एक तीखी चीख गूंजी। क्रैक! उनके आसपास का पूरा स्पेस एक झटके स्नैप हो गया, क्योंकि उस भ्रम को काई ने अपनी विशुद्ध ताकत से फाड़ दिया था। धुंध के साफ होते ही पेड़ों के पीछे छिपे असली गुनहगार सामने आ गए। वे 3 आंखों वाले खूंखार पिच ब्लैक फैंटम आई डेमन्स का एक पूरा झुंड था। लेवल अप, करंट लेवल 13। तुम्हारी ये आग कुछ भी हो सकती है, पर यह कोई साधारण जादू नहीं है। शिरो ने आगे बढ़ते हुए काई की पीठ को देखा और उसकी नजरें बेहद गंभीर हो गईं, क्योंकि उन लपटों के पीछे तबाही मचाने की एक ऐसी विशुद्ध और क्रूर इच्छा छुपी थी जो इस इंसानी दुनिया की तो बिल्कुल नहीं लगती थी। जो चीज जान ले सकती है वह हमेशा अच्छी होती है। काई ने पीछे मुड़कर शिरो को अपनी बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारी तलवार अभी तक म्यान से बाहर नहीं निकली है। शिरो मुस्कुराया और उसने एक ही रिवर्स स्वीप में अपनी लकड़ी की तलवार बाहर खींच ली। चूंकि तुम इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो, तो मैं भी खुद को नहीं रोकूंगा। 7वीं मंजिल के वॉरियर टाइप मॉन्स्टर्स के पास फायर डैमेज से बचने की लगभग पूरी इम्यूनिटी है, तो इन्हें मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वे दोनों एक बेहद खतरनाक और तेज रफ्तार से आगे बढ़े। शिरो के दाओइस्ट आर्ट्स बिना किसी पैटर्न के लगातार बदल रहे थे, जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल और क्रूर थे। डिफेंस के लिए गोल्डन वॉर्ड और रास्ता साफ करने के लिए 5 थंडर कैनन का इस्तेमाल करते हुए वह किसी तरह काई की रफ्तार के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रहा। इसी बीच वे दोनों स्काई स्पायर के 9वें फ्लोर पर पहुंचे, जो शिखर पर पहुंचने से पहले की आखिरी और सबसे बड़ी बाधा थी। उनके ठीक सामने जो खड़ा था वह कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि प्राचीन अक्षरों से ढका एक विशाल एंशिएंट रून कोलोसस था, जिससे बर्फीली मौत की एनर्जी की लहरें निकल रही थीं। वह लेवल 18 का एक खूंखार बॉस था, जिसके हाथ में अनगिनत रीढ़ की हड्डियों से बनी एक विशाल कुल्हाड़ी थी और उसका हर एक कदम जमीन को हिलाकर रख रहा था। काई,
इस चीज़ का फिजिकल डिफेंस और फायर रेजिस्टेंस दोनों ही चार्ट से बाहर है। यहाँ सीधे बल प्रयोग काम नहीं करेगा। मुझे इसे अपने मॉडल बाइंडिंग अरे से बांधने दो, तब तक तुम कोई मौका देखकर इसकी सॉल्व फ्रेम को उड़ा देना। शिरो ने तुरंत अपने ताबीज़ के पाउच की तरफ हाथ बढ़ाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काई एक कदम आगे बढ़ा और उसका बायां हाथ सीधे उसकी अपनी छाती से जकड़ाया। उसके भीतर मौजूद होली सॉवरेन की सोर्स एनर्जी किसी युद्ध के नगाड़े की तरह धड़कने लगी। तैशान एसेंस ग्रेविटी कोलैप्स। काई ने रेक से छीनी और कन्वर्ट की हुई उस म्यूटेटेड पावर को सीधे अनलीश कर दिया। हवा में एक गहरा सन्नाटा और गूंज छा गई, क्योंकि 100 मीटर के दायरे के भीतर की ग्रेविटी अचानक नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। वह विशाल रून कोलोसस अपनी कुल्हाड़ी हवा में घुमा ही रहा था कि अचानक उसके घुटनों से चटकने की एक दर्दनाक आवाज आई और उसका वो भारी भरकम शरीर काई के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। एक तलवार एक वार। काई ने मुड़कर शिरो की तरफ देखा और शिरो उसके इरादे को एक पल में समझ गया। उसने अपनी लकड़ी की तलवार को सीधे आसमान की तरफ पॉइंट किया। थंडर कम। एक बड़े बैरल जितनी मोटी बिजली की कड़क उस ग्रेविटी फील्ड को चीरती हुई सीधे नीचे आई और उस कोलोसस की खोपड़ी के ठीक बीचों बीच जाकर ब्लास्ट हो गई। किल। एंशिएंट रून कोलोसस लेवल 18, 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड। डिंग। असेंशन कंडीशंस मेट। Demon of Flame unlock progress rises to 20%. New skill acquired, Devil's Domain within the domain. The player's all stats increase by 50% and all enemies fall into a state of terror. काई ने अपने भीतर की ताकत को एक और महाबदलाव से गुजरते हुए महसूस किया। उसने 10वीं मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को देखा। मास्टर ऑफ द डोमेन, वह टाइटल पहले से ही मेरा है। वह भारी कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसके पीछे शिरो ने अपनी तलवार को वापस म्यान में रखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, यह कोई सोरसरर नहीं है, यह इंसानी खाल में चलता फिरता साक्षात राक्षस है। आखिर चेन क्लैन ने इस दुनिया पर किस तरह के मॉन्स्टर को खुला छोड़ दिया है? स्काईस्पायर फ्लोर 10। यहां कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि चारों तरफ तारों से भरे आसमान का एक अंतहीन खाली वैक्यूम फैला हुआ था और उसके ठीक सेंटर में सफेद रोशनी का एक ग्लोब किसी दिल की धड़कन की तरह पल्स कर रहा था। वही था असली डोमेन सीट। लेकिन जैसे ही काई ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, वहां एक शख्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने गहरे बैगनी रंग का एक टॉप क्वालिटी कॉम्बैट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे थे और उसकी उंगलियां एक गहरे ट्रांसलूसेंट बैगनी रंग के जेम को कैजुअली घुमा रही थीं। उसका ऑरा पूरी तरह से छुपा हुआ था, फिर भी उसका दबाव काई पर किसी गहरी खाई के किनारे खड़े होने जैसा महसूस हो रहा था। साउथ रिवर फर्स्ट हाई का मंगलान जेफर मंग। शिरो ने आगे झुककर काई के कान में फुसफुसाया और उसकी आवाज इस बार इतनी गंभीर थी जितनी पहले कभी नहीं सुनी गई थी। लेवल 20 टॉप टियर क्लास थंडरलॉर्ड। उसने सिर्फ इस डोमेन सीट को हासिल करने के लिए पूरे 1 साल तक अपनी रैंक को रोक कर रखा था। अपने लेवल पर वह अपनी ही श्रेणी के किसी भी प्लेयर को एक झटके में साफ कर सकता है। जेफिर ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों के भीतर बिजली की चिंगारियां तैर रही थीं। उसने उन दोनों पर एक ठंडी नजर डाली और उसकी निगाहें काई पर जाकर टिक गईं। एनोनिमस, यहाँ तक का सफर तय करना वाकई काबिल तारीफ है। तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये डोमेन सीड एक ऐसी डिवाइन आर्टिफैक्ट है जिससे तुम खुद की प्राइवेट टेरिटरी बना सकते हो, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम जैसा कोई ऐरा गैरा कचरा छू भी सके। इस प्लेटफॉर्म पर जो पहले वार करेगा वही जीतेगा। काई की आवाज बिल्कुल बर्फ की तरह जम चुकी थी। उसका दाहिना हाथ धीरे से खुला और उसकी उंगलियों के पोरों पर बीमार हरी हेलफायर नाचने लगी। पूरा स्टारस्केप अंधा कर देने वाली बिजली की कड़क से भर गया। हजारों बिजलियां हवा में झपट्टा मारने वाले बाज और पक्षियों के आकार में बदल गईं, जो एक बहरा कर देने वाली चीख के साथ काई के ऊपर किसी खौफनाक तूफान की तरह बरसने लगी। गोल्डन वार्ड राइज। शिरो ने घबराकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए अपना सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा एक्टिवेट करना चाहा। शिरो का पूरा शरीर सोने जैसी चमकदार रोशनी से दहल उठा। वह काई के लिए बिजली की उस पहली लहर को खुद पर एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन वह थंडर प्रिज्म की बिजली इतनी बेरहम और ताकतवर थी कि शिरो का वह सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा गोल्डन वार्ड बिखरने लगा और उस पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, काई, लेवल का यह गैप बहुत भयानक है। मैं इसे अब ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। बस इतना ही काफी है। काई के पैर जमीन पर पूरी ताकत से पड़े और उसका फैंटम गेल अपनी एब्सोल्यूट लिमिट पर जाकर ब्लास्ट हुआ, जिससे उसकी परछाई उस बिजली के तूफान के बीच अनगिनत आफ्टर इमेजेस में टूट गई। ग्रेविटी रिवर्सल। काई ने अपने बाएं हाथ को हवा में साइड की तरफ झटका और वे सारी बिजलियां जो नीचे की तरफ तबाही मचाने आ रही थीं, वे उस ग्रेविटी फील्ड के चंगुल में फंसकर हवा में एक बेहद खतरनाक घुमावदार कर्व बनाते हुए सीधे जेफिर मंग की तरफ वापस मुड़ गईं। क्या? जेफिर की आंखों की पुतलियां खौफ के मारे सिकुड़ गईं। एक थंडरलॉर्ड होने के नाते वह बिजली पर राज करता था, लेकिन फिजिक्स के लॉ, भौतिकी के नियमों को इस कदर मरोड़ देने वाले इस ग्रेविटी रिवर्सल ने उसे पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड कर दिया था। सॉवरेन्स डोमेन ओपन। काई की आवाज पाताल की गहराइयों से गूंजी। उसके शरीर से गहरे लाल रंग की रोशनी का एक विशाल छल्ला निकला जो चारों तरफ फैल गया।
उस डोमेन के भीतर कदम रखते ही वे सारे हिंसक थंडर एलिमेंट्स एक सेकंड में पूरी तरह शांत हो गए और उनकी जगह एक ऐसी डेमोनिक प्रेशर ने ले ली जिससे आत्मा तक कांप उठे। दिन इंटेंस हॉस्टाइल इंटेंट डिटेक्टेड, डीमन ऑफ फ्लेम सेकेंड टीयर ट्रेट एक्टिवेटेड, हेलफायर ब्रेथ प्यूरिफाइड, डेविल फ्लेम टाइड। काई ने अब खुद को रोकना पूरी तरह बंद कर दिया। उसके दाहिने हाथ ने, जो देवरिंग लिम्ब बन चुका था, रेक से चुराई हुई टाइशॉन रेक की गोल्डन पावर और उसके बाएं हाथ की डेमोनिक आग को जबरदस्ती मिलाकर एक कर दिया। मेरे आसमान से दफा हो जाओ। काई एक भयंकर हुंकार के साथ आसमान की तरफ ऊपर उछला। उसका दाहिना हाथ एक खूंखार पंजे के आकार में बदल गया जिसकी उंगलियों के पोर आसपास की सारी रोशनी को सोख रहे थे और उसमें एक ऐसी विनाशकारी ताकत छिपी थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समतल कर दे। वह सीधे जेफिर मैन की तरफ बढ़ा। थंडर गॉड्स आर्मर। जेफिर अपनी मौत को सामने देखकर पागलों की तरह चीखा और उसके पूरे जिस्म पर बिजली की मोटी आर्मर्ड प्लेटिंग जम गई। लेकिन काई के उस खौफनाक पंजे ने उस थंडर गॉड आर्मर को किसी पतले कागज की तरह बीच से फाड़ दिया और उसका सीधा प्रहार जेफिर के चेस्ट पर जाकर लगा। बूम! हवा में बिजली का एक महाविस्फोट हुआ और जेफिर मांग एक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ सीधे उस 10वीं मंजिल के किनारे से बाहर जा गिरा और नीचे फैले उस अनंत और गहरे धुंध के समंदर में विलीन हो गया। डिंग डिफीटेड लेवल 20 एलीट अवेकेंड, 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड। लेवल अप, करंट लेवल 14। पूरी मंजिल पर एक साक्षात मौत का सन्नाटा पसर गया। शिरो का जबड़ा खुला का खुला रह गया और उसके हाथ से उसकी वो लकड़ी की तलवार कब छूटकर जमीन पर गिर गई उसे खुद भी पता नहीं चला। पूरे 6 लेवल का गैप होने के बावजूद उस लड़के ने एक थंडरलॉर्ड के सबसे मजबूत आर्मर को चीर कर रख दिया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, काई, मुझसे सच कहो, क्या तुम सच में किसी प्राचीन काल के दुष्ट देवता के रीइंकारनेशन हो? काई ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो सीधे वेदी की तरफ बढ़ गया। उसका बायां हाथ उस वेदी पर चमक है डोमेन सीट पर जाकर पूरी मजबूती से टिक गया और उसने उसे मुट्ठी में भींच लिया। टिंग माइटिक टायर आइटम अक्वायर्ड, डोमेन सीड सीडलिंग स्टेज। प्लेयर possesses devil space detected, merging in progress, devil's sanctum initial form unlocked. Player may now recruit vassals and build a supreme faction. जैसे ही वह डोमेन सीड काई के वजूद के भीतर मर्ज हुआ उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में एक अनंत और असीम स्पेस खुलता हुआ महसूस हुआ। वह काली मिट्टी से फैली एक बहुत बड़ी जमीन थी जिसके छोर पर 8 विशालकाय और डरावनी डेमन स्टैच्यूज अपना आकार ले रही थीं। उसी समय स्काई स्पायर के बाहर लगा हुआ वो विशालकाय क्रिस्टल बोर्ड सबसे टॉप पर सिर्फ एक नाम पर जाकर लॉक हो गया, फर्स्ट प्लेस एनोनिमस, फ्लोर्स क्लियर्ड 10 ए परफेक्ट समिट। उस ऑब्सीडियन टावर के बाहर खड़ी पूरी जानून सिटी के बीच एक महाविस्फोट जैसा माहौल बन गया। उसने सच में यह कर दिखाया, कोई सचमुच इस टावर के आखिरी शिखर तक पहुंच गया। जेफिर मंग हार गया, उसे टावर से बाहर फेंक दिया गया है। हे भगवान, फर्स्ट हाई के उस सबसे बड़े जीनियस को उस एनोनिमस प्लेयर ने धूल चटा दी। जब पूरी जानून सिटी उस अज्ञात एनोनिमस प्लेयर को ढूंढने के लिए पागलों की तरह छटपटा रही थी, तब काई शिरो के दाओइस्ट आर्ट्स के कवर का इस्तेमाल करके बिना कोई आवाज किए वहां से चुपचाप निकल गया। वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान और घने जंगल के बीच जाकर रुके। काई, अब यहां से आगे का क्या प्लान है? शिरो का लहजा इस बार पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। मंग क्लैन कोई चेन क्लैन जैसा मामूली कबीला नहीं है। वे इस साउथ रिवर सिटी की असली सुपर पावर हैं। जेफिर मंग के इस तरह हारने के बाद वे अपना मानसिक संतुलन खो देंगे और तुम्हें ढूंढने के लिए पाताल एक कर देंगे। काई ने अपनी हथेली में स्वर्ल कर रही उस डार्क डेमोनिक एनर्जी को देखा और उसकी आंखों में सुलग रही मारने की इच्छा पूरी तरह से उबल पड़ी। तो फिर उन्हें जितना पागल होना है होने दो। वैसे भी मेरे इस डेविल सैंक्टम के गेट पर पहरा देने के लिए मुझे कुछ अच्छे गार्ड्स की जरूरत पड़ने ही वाली है। डिंग न्यू क्वेस्ट ट्रिगर्ड, बिल्ड द सैंक्टम। ऑब्जेक्टिव सबड्यू 1 or more awakened as the first divine general। काई, ये जिस पावर की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा इरादा मुझे किसी बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करने का तो नहीं है ना? शिरो ने माहौल को हल्का करने के लिए एक सूखी और बनावटी हंसी हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ ने अपनी उस लकड़ी की तलवार को और ज्यादा मजबूती से जकड़ लिया। काई ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना बायां हाथ हवा में ऊपर उठाया और उसके भीतर पूरी तरह फ्यूज हो चुका वो डोमेन सीड अचानक एक डार्क पर्पल रंग की खौफनाक रोशनी के साथ चमक उठा। डोमेन एक्सपैंड। हवा में एक बहुत गहरा और दूर तक गूंजने वाला सन्नाटा छा गया। उनके नीचे की जमीन टूटी नहीं, लेकिन शिरो को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्पेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकृत होकर उन दोनों को एक झटके में पूरी तरह निगल गया हो। वह हरा भरा जंगल पल भर में गायब हो चुका था और उसकी जगह काले रंग की बंजर मिट्टी का एक अनंत और खामोश समंदर फैला हुआ था। क्षितिज के उस पार देखने पर वह पुराना जंगल कहीं नहीं था, बल्कि दूर दूर तक सिर्फ वही सूखी, काली और डरावनी धरती फैली हुई थी। उस बंजर जमीन के सबसे आखिरी छोर पर देखने पर आसमान को छूता हुआ एक बहुत बड़ा और अचल पहाड़ जैसा ढांचा दिखाई दिया। वह एक विशालकाय ब्लैक पैलेस था जिससे आदिम काल की एक बेहद प्राचीन और भयानक वीरानी की सांसें निकल रही थीं।
उस महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर 8 विशालकाय पत्थर के राक्षस अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे। काई द्वारा शिरो को अपना पहला जनरल बनाने मंग और चेन कबीले के नापाक गठबंधन और चेन क्लैन के मेडिसिन वॉल्ट पर, ये कोई अलग प्लेन नहीं है बल्कि ये तो एक बढ़ता हुआ डोमेन है। शिरो के हलक से एक दबी हुई चीख निकली। एक असली जीनियस होने के नाते वो अच्छी तरह समझता था कि इस चीज की वैल्यू क्या है, क्योंकि आम अवेकन प्लेयर्स लेवल 50 पर पहुंचने के बाद भी अपना खुद का प्लेन तैयार नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ काई सिर्फ लेवल 14 का था और वो पहले से ही एक कंप्लीट डिवाइन रेलिक डोमेन पर राज कर रहा था। काई धीरे से मुड़ा। डेविल सैंक्टम के उस डार्क पैलेस के बैकड्रॉप में हवा के झोंकों से उसका ब्लैक कोट तेजी से फड़फड़ा रहा था और वो इस समय इस दुनिया का एकमात्र सच्चा भगवान लग रहा था। इस दुनिया का हर रास्ता आकाश और धरती के नियम के आगे झुकता है, लेकिन मेरे इस सेंक्टम के भीतर कदम रखते ही मैं तुम्हें वो पावर दूंगा जो उन नियमों से भी ऊपर खड़ी होगी। काई ने उस शून्य हवा में अपनी एक उंगली से टैप किया और आग के सोर्स की एक बेहद विशुद्ध चिंगारी तैरती हुई शिरो की तरफ बढ़ी। ये होली सॉवरेन की सोर्स एनर्जी का एक धागा था। उसने कहा, यह तुम्हारे थंडर आर्ट्स की ताकत को दोगुना कर देगा, लेकिन इसकी कीमत यह है कि इस पल के बाद से तुम मेरे इस सेंक्टम की रखवाली करोगे और लाख दुश्मनों के सने सबसे आगे खड़े होगे। शिरो ने तबाही की उस धड़कती हुई चिंगारी को देखा और थूक निकला। वो समझ गया था कि यह वही पल है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मंग क्लैन, चेन क्लैन या फिर उसके पीछे खड़ा ड्रैगन टाइगर सेंक्टम, इस ब्लैक पैलेस के सामने ये सब बहुत बौने लग रहे थे। उसने अपने दांत भींचे और उस चिंगारी को करते हुए कहा, भाड़ में जाए सब, वैसे भी मैं ड्रैगन टाइगर सेंक्टम का एक ब्लैक शीप ही था। काई नहीं, मेरे आका, मेरा यह शरीर आज से हमेशा के लिए आपका हुआ। दिन फर्स्ट ए रैंक और अबव वैसल सबड्यूड, हेवन चोजन टावर्स शिरो, क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड डेविल सैंक्टम टियर 1 फॉर्म अनलॉक्ड। Shiro receives exclusive title, Thunderflame Judge Holy Sovereign's Blessing applied B. Shiro gains 1 level. Additional passive skill acquired, Devil Thunderflame, all attacks deal 50% true damage. लाल रंग की रोशनी की एक विशाल लहर ने शिरो को पूरी तरह से ढक दिया और उसका ऑरा, जो पहले लेवल 15 पर था, वह तुरंत स्पाइक होकर लेवल 16 पर पहुंच गया। उसके हाथ में मौजूद लकड़ी की तलवार पर अब गहरे लाल रंग की डेमोनिक आग लिपने लगी थी। यह क्या है? मैं सचमुच इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया? शिरो ने अपनी उस तलवार को हवा में बेहद एक्साइटमेंट के साथ घुमाया और उसके एक कैजुअल स्लैश से थंडर फ्लेम की एक ऐसी बिजली निकली जिसने उस काली मिट्टी की जमीन को चीरते हुए एक गहरा गड्ढा बना दिया। काई वहां से मुड़ गया और उसकी आंखें वक्त के साथ और ज्यादा ठंडी होती जा रही थीं। अब हम वापस साउथ रिवर सिटी चलेंगे, क्योंकि वहां मुझे एक बहुत पुराना कर्ज वसूलना है। विक्टर को लगता था कि मुझे मारना ही सब कुछ का अंत था, और मैंग क्लैन को लगता है कि उनकी इज्जत जाना मुझे ढूंढने की बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, जब वे सब मेरे साथ खेलना ही चाहते हैं तो मैं उनके साथ तब तक खेलूंगा जब तक ये पूरा शहर जलकर राख नहीं हो जाता। इसी बीच साउथ रिवर सिटी के भीतर जेफिर मंग को स्काई स्पायर से बाहर फेंके जाने की खबर एक एटम बम की तरफ फट चुकी थी। मंग क्लैन के मेन हॉल के भीतर कबीले का मुखिया मैग्नस मंग बेहद काले और गुस्से से भरे चेहरे के साथ बैठा हुआ था। उसने मेडिकल बेड पर लेटे अपने बेटे जेफिर को देखा, जिसके शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं और उसका दिमाग पूरी तरह डैमेज हो चुका था। मैग्नस की दहाड़ से छत का झूमर तक कांप उठा। उसे ढूंढो, अपनी पूरी ताकत झोंक दो। आखिर इस पूरे साउथ रिवर सिटी में वो अज्ञात एनोनिमस प्लेयर कौन है जिसने मेरे बेटे को छूने की जरूरत की? तभी पास ही ने खड़े विक्टर चेन ने, जो खुद को बमुश्किल संभाले हुए था, अचानक बीच में टोकते हुए कहा, मैग्नस, मेरे पास एक सुराग है। उस दिन स्काई स्पायर में जाने वाली एनोनिमस एंट्रीज में से एक नाम सबसे अलग है। कौन? मैग्नस ने पूछा। चेन क्लैन का वो भगोड़ा कचरा काई। विक्टर की आंखें पूरी तरह जहरीली हो गईं। उसने अभी अभी मेरे बेटे रेक्स को मार डाला और उसका एस रैंक क्लास छीन लिया। वह जिस किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर रहा है वो बेहद खतरनाक है। अगर पूरे शहर में किसी के पास आपके बेटे जेफिर को इस तरह म्यूटेट करने की ताकत है तो वह सिर्फ काई ही हो सकता है। मैग्नस धीरे से घूमा और उसने विक्टर को एक सख्त नजर से देखते हुए कहा, काई, जिसे तुम एक डी रैंक वेस्ट कह रहे हो, वो कोई कचरा नहीं है, वह एक मॉन्स्टर है। विक्टर के जबड़े भीज गए। हाँ, वह एक मॉन्स्टर है, और अगर ये सच में वही है तो वह अभी भी इसी साउथ रिवर सिटी के भीतर मौजूद है। मैग्नस, अगर आप सिर्फ एक बार आदेश दें तो चेन क्लैन अपनी पूरी ताकत मंग क्लैन के साथ लगा देगा ताकि इस पूरे शहर को लॉकडाउन करके उस जानवर को जिंदा पकड़ा जा सके। तो फिर पूरे शहर को लॉकडाउन कर दो। मैग्नस का हाथ उसके बगल में रखी रोजवुड टेबल पर इतनी जोर से पड़ा कि वह एक झटके में चकनाचूर हो गई। मैं उसे यह एहसास दिलाकर रहूंगा कि यह शहर सिर्फ मैंग क्लैन का है। लेकिन न तो मैग्नस और न ही विक्टर को इस बात का अंदाजा था कि जब वे यह गंदा प्लान बना रहे थे, ठीक उसी समय साउथ रिवर सिटी के हर एक कोने में ब्लैक रोस में लिपटे कुछ खामोश लोग पहले से ही तैनात हो चुके थे, और उनके हर एक आस्तीन पर एक गुर्राते हुए ड्रैगन के सिर की नक्काशी बनी हुई थी। काई का यह बदला अब अंधेरे में भटकने वाला कोई अकेला भूत नहीं था, बल्कि ये डेविल सेंक्टम के वो एडवांस शैडोज थे जो तबाही मचाने के लिए आ चुके थे।
शहर के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक टूटी फूटी और जर्जर वेयरहाउस की छत पर खड़ा काई नीचे से गुजरने वाली मंक क्लैन की पेट्रोलिंग गाड़ियों को देख रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक बेहद क्रूर मुस्कान उभर आई। हमारा पहला स्टॉप होगा चेन क्लैन का मेडिसिन वॉल्ट। मैं उन्हें उनकी जड़ों से ही सड़ाकर खोखला कर दूंगा। साउथ रिवर सिटी का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, जहां चेन क्लैन की जीवन रेखा माना जाने वाला एक बेहद सुरक्षित कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद थी, जो उनकी दवाइयों का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हब था। चेन क्लैन साउथ रिवर सिटी के लगभग 30% लो ग्रेड रिकवरी एलेक्सर्स और सप्लीमेंट्स पर अपना पूरा मोनोपोली जमाकर ही इस शहर के 5 बड़े कबीलों में शामिल हुआ था। आधी रात का समय था और बाहर एक महीन न रुकने वाली बारिश हो रही थी। चेन क्लैन के दर्जनों भाड़े के गार्ड्स उस फैसिलिटी के चारों तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिनमें से ज्यादातर गार्ड्स लेवल 15 से 20 के बीच के थे और उनका लीडर लेवल 22 का एक भारी भरकम आयरन गार्ड कैप्टन था। वह कैप्टन अपनी सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने ही सुर में बड़बड़ाया, मिस्टर चेन का ऑर्डर है कि वो भगोड़ा लड़का किसी भी दिन पागल होकर यहाँ हमला कर सकता है, इसलिए तुम सब अपनी आंखें खुली रखो। तभी अचानक उस घने अंधेरे के बीच से एक बेहद हल्की और सुरीली घंटी की आवाज गूंजी, जो सुनने में किसी ताजी घंटी जैसी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। वहां कौन है? कैप्टन चिल्लाया। तभी अंधेरे से गहरे टील रंग के दाओइस्ट रोब पहने एक शख्स सामने आया। वह शिरो था, जिसके हाथ में मौजूद लकड़ी की तलवार पर डार्क रेड कलर की बिजलियां दौड़ रही थीं और उसके चेहरे पर उसकी सिग्नेचर मुस्कान पूरी तरह जमी हुई थी। उसने कहा, शुभ संध्या देवियों और सज्जनों, क्या किसी के पास माचिस या लाइटर होगा? तुम तो अब गए। उन गार्ड्स ने तुरंत अपने हथियार बाहर खींच लिए, लेकिन इससे पहले कि वे अपना एक कदम भी आगे बढ़ा पाते, उनके आसपास की पूरी हवा बिना किसी चेतावनी के अचानक ढह गई। ग्रेविटी कोलैप्स। आसमान से गिरने वाले एक बेहद असीम और कुचल देने वाले भारी दबाव ने उन सभी को एक झटके में नीचे की तरफ दबा दिया। उस लेवल 22 के आयरन गार्ड कैप्टन सहित चेन क्लैन का हर एक गार्ड सिर्फ एक पल के भीतर अपने दोनों घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। उनके नीचे का मजबूत कंक्रीट का फर्श उस भयानक दबाव से चरमरा उठा और उस पर दरारों का एक पूरा जाल बन गया। टैप टैप शिरो के पीछे से कई बेहद शांत कदमों से चलकर बाहर आया। बाहर हो रही तेज बारिश के बावजूद उसका वह ब्लैक कोट पूरी तरह से सूखा हुआ था और वह उस वेयरहाउस के एंट्रेंस को बिल्कुल वैसी ही नजरों से देख रहा था जैसे कोई किसी ताजी कब्र को देखता है। काई। कैप्टन की आंखें खौफ के मारे पूरी तरह फैल गईं और उसकी आवाज थरथरा उठी। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। ये चेन क्लैन का मुख्य मेडिसिन वॉल्ट है। अगर तुमने इस जगह को आग लगा दी तो पूरे शहर में दवाइयों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इस दुनिया का हर एक इंसान तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। तो उसका मुझसे क्या लेना देना? काई ने उस गिरे हुए कैप्टन को ऊपर से नीचे की तरफ बेहद ठंडी नजरों से देखा। जब विक्टर ने मेरा हाथ तोड़ा था, तब क्या उसने एक पल के लिए भी सोचा था कि मैं उसका सगा बेटा हूं? चूंकि उसे साउथ रिवर सिटी का मेडिसिन किंग, दवाइयों का राजा बनने का बहुत शौक है, तो मैं ये पक्का कर दूंगा कि वह इस शहर के मेडिसिन ट्रैश के रूप में अपना दम तोड़े। काई उस एंट्रेंस के ठीक सामने पहुंच गया और उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। डीमन ऑफ फ्लेम, हेल फायर ब्रेथ। बूम। वो कोई आम आग नहीं थी, बल्कि गहरे लाल रंग की डेविल फ्लेम थी, जिसके भीतर विशुद्ध तबाही की गंध मिली हुई थी। वो लपट एक खूंखार ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ी और उसने उस भारी अलॉय डोर को एक झटके में चीर कर रख दिया। उस खौफनाक गर्मी ने वहां लगी मेटल प्लेटिंग को एक सेकंड में वेपराइज कर दिया और वो फायर ड्रैगन सीधे उस गोदाम के भीतर घुस गया, जहां उसने कबीले की बेशकीमती जड़ी बूटियों और एलेक्सर्स को लालचियों की तरह निगलना शुरू कर दिया। क्रिटिकल चेन क्लैन एसेट डिस्ट्रॉयड, 3000 डेविल पॉइंट्स गेन्ड। डीमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस राइजेस टू 25%। मेरी दवाइयां, मेरा पूरा स्टॉक। हुआ कैप्टन उस धधकते हुए नर्क को देखकर अंदर से पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वहां सिर्फ दवाइयां नहीं जल रही थीं, बल्कि वह चेन क्लैन की पूरी बुनियाद थी जो राख हो रही थी। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। काई ने मुड़कर शिरो की तरफ देखा और शिरो के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। उसने अपनी लकड़ी की तलवार को आसमान की तरफ पॉइंट किया। थंडर फ्लेम जज, मैं तुम सबको मौत की सजा सुनाता हूं। इस जीवन में अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। गहरे लाल रंग की बिजलियां उस ग्रेविटी फील्ड को चीरती हुई नीचे गिरी और उन्होंने उन सभी गार्ड्स को मौके पर ही भस्म कर दिया जो अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी समय काई को दूर अंधेरे में किसी के आने का एहसास हुआ और उसके मुंह का कोना एक बेहद क्रूर और मनोरंजक मुस्कान के साथ मुड़ गया। मैंग क्लैन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज निकले। ठीक 3 मिनट बाद मंग क्लैन के सिंबल वाली काली एसयूवी गाड़ियों का एक पूरा काफिला उस वेयरहाउस के गेट पर आकर चीखते हुए रुक गया। मंग क्लैन का सेकंड एल्डर मंग दर्जनों एलीट अवेकन प्लेयर्स के साथ गाड़ी से बाहर कूदा। उसने जैसे ही उस जलते हुए समंदर को देखा जहां कभी उनका आलीशान वेयरहाउस हुआ करता था, उसका चेहरा खौफनाक हद तक काला पड़ गया। काई, तुम्हारी इतनी हिम्मत? एल्डर मंग ने अपनी नजरें काई पर लॉक की और बिना किसी रहम के अपना लेवल 28 का ऑरा पूरी तरह अनलीश कर दिया। तुमने हमारे यंग मास्टर जेफिर को घायल किया और हमारे कबीले के सहयोगी वेयरहाउस को आग लगा दी।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस पूरे साउथ रिवर सिटी में तुम्हें ठिकाने लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ? मंक क्लैन के लोग खुद को इंसान कह रहे हैं। काई ने अपनी हथेली को खोला जिससे आग की चिंगारियां बाहर छिटकने लगीं। जब मैंने एक ही वार में जेफिर की पसलियों को अंदर धंसा दिया था, तब तो तुम इतने आक्रामक नहीं दिख रहे थे। मेरी कमान पर सभी यूनिट्स ध्यान में। थंडर चेन फॉर्मेशन। इसे जिंदा पकड़ो। मैं इसकी आत्मा को इसके शरीर से नोचकर उसे हमेशा के लिए एक थंडर स्लेव बना देना चाहता हूँ। एल्डर मंक के आदेश पर वे सारे एलिट्स तुरंत चारों तरफ फैल गए और उनकी तलवारों और स्टैब्स से नीली रोशनी का एक खतरनाक जाल बुनने लगा। काई ने उस कड़कती हुई बिजली के जाल को अपने पास आते देखा और बेहद हिकारत के साथ सिर्फ दो शब्द कहे, डोमेन ओपन। सॉवरेन का डोमेन चारों तरफ फैल गया। वह हिंसक बिजली जैसे ही उसकी बाउंड्री सीमा से टकराई, वह किसी नेचुरल प्रेडेटर से मिलने की तरह पीछे की तरफ झटकी और बिना कोई नुकसान पहुंचाए हवा में ही गायब हो गई। शिरो, वो बूढ़ा तुम्हारा है, बाकी के कचरे मेरे हैं, काई ने आदेश दिया। जो हुक्म मेरे आका। अब जरा ध्यान से देखना, शिरो चिल्लाया और उसकी रफ्तार के साथ हवा में बिजलियां क्रैकल करने लगीं क्योंकि वो अपनी जलती हुई थंडर फ्लेम के साथ सीधे एल्डर मन पर झपटा। उसी समय काई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। डीमन ऑफ फ्लेम, न्यू थ्रेशोल्ड फॉर्म, डेविल मीटियोर स्ट्राइक। रात का पूरा आसमान अनगिनत गहरे लाल रंग के फायरबॉल्स से भर गया जो शून्य से पैदा हो रहे थे, और वे एक बहरा कर देने वाले सोनिक बूम के साथ मन क्लैन के उन एलिट्स के ऊपर बिना किसी रहम के बरसने लगे। उस रात नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में उठी उन लपटों ने आधी साउथ रिवर सिटी को अपनी रोशनी से नहला दिया और दोनों कबीलों की बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। चेन क्लैन का वो मेडिसिन वॉल्ट उस आग में डूब चुका था और वो डेविल फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि वो ऊपर से गिरती बारिश की बूंदों को हवा में ही वेपराइज बना रही थी, जिससे सफेद भाप और काला धुआं आपस में मिलकर एक खौफनाक और डरावना मंजर पैदा कर रहे थे। फॉर्मेशन थंडरचेन लॉकडाउन। एल्डर मंक गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाया। उसके साथ आए हुए 12 एलिट्स लेवल 20 या उससे ऊपर के थंडर टाइप मेजर्स और वॉरियर्स थे जिन्होंने काई के चारों तरफ एक रिंग फॉर्मेशन बना लिया था। उनकी थंडर ब्लेड्स और स्टैब्स पूरी ताकत से गूंज रही थीं और हवा में तैरती नीली बिजलियां एक विशाल थंडर केज का रूप ले रही थीं ताकि काई को एक ही जगह जकड़ा जा सके। इस थंडर चेन फॉर्मेशन के भीतर अगर लेवल 30 का कोई एक्सपर्ट भी आ जाता तो उसकी खाल तक खिंच जाती। अब घुटनों पर आ जाओ कमीने। लेकिन काई उस फॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में खड़ा था। उसके शरीर की एक मांसपेशी तक नहीं हिली और उसने कोई डिफेंसिव स्किल भी एक्टिवेट नहीं की। उसने सीधे उस भारी इलेक्ट्रिकल करंट को अपने सॉवरेन डोमेन से टकराने दिया, जिससे हवा में एक तीखी और गुस्से से भरी हिसिंग की आवाज गूंजने लगी। लेकिन वे बिजलियां उसे अपनी जगह से एक इंच भी हिलाने में नाकाम रहीं। शिरो, वह पुराना भूत तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। हमारे इस सेंक्टम का नाम खराब मत होने देना। काई की आवाज बेहद सर्द हो गई। ठीक है, मैं भी काफी समय से देखना चाहता था कि यह थंडर फ्लेम जज आखिर किस मिट्टी का बना है। शिरो जोर से हंसा और बिजली की एक कड़क की तरह आगे बढ़ा। वह एक हेवन चोजन दाओइस्ट के रूप में पैदा हुआ था और अब उसे होली सॉवरेन का आशीर्वाद मिल चुका था, जिसके चलते उसके पैरों की मूवमेंट हवा में आफ्टर इमेजेस की परतें छोड़ रही थी। थंडर फ्लेम इडिक्ट, हार्ट बर्स्ट। शिरो की तलवार पूरी ताकत से आगे बढ़ी। दाओइस्ट थंडर और डेमोनिक डार्क फायर से मिक्स बनी वह हायर ऑर्डर एनर्जी एक पंखे के आकार के शॉकवेव की तरह बाहर फैली। वह थंडर चेन फॉर्मेशन जो दिखने में अभेद्य लग रहा था, वह इस ताकतवर एनर्जी के संपर्क में आते ही किसी गर्म ब्लेड के नीचे मक्खन की तरह बीच से फट गया और उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। उस फॉर्मेशन को संभालने वाले मंक क्लैन के 3 बड़े मेजर्स ने एक साथ खून की उल्टियां की और वे हवा में पीछे की तरफ उड़ते चले गए। ये किस तरह की एनर्जी है? एक दाओइस्ट आर्ट के भीतर इस तरह का डेमोनिक करप्शन कैसे हो सकता है? एल्डर मंक ये देखकर पूरी तरह थर्रा उठा। एल्डर मंक की आंखें इस अपवित्र और अनोखी तकनीक को देखकर फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा डरावना दाओइस्ट और डेमोनिक फ्यूजन नहीं देखा था जिसकी ताकत इतनी खौफनाक हो। अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। काई तुरंत अपने फैंटम गेल को एक्टिवेट किया, जिससे उसका पूरा शरीर उस जगह से पल भर में गायब हो गया और हवा में सिर्फ एक हीट वार्म ट्रेल बाकी रह गई। कवर करो, एल्डर की रक्षा करो। 2 लेवल 25 के थंडर वॉरियर्स ने पलक झपकते ही रिएक्ट किया और अपनी भारी शील्ड्स को एल्डर मंक के आगे क्रॉस कर दिया, जिससे बिजली कड़कड़ा उठी और एक बहुत बड़ा थंडर बैरियर बन गया। हेलफायर ब्रेथ। काई की परछाई सीधे उस थंडर बैरियर के सामने प्रकट हुई। उसका बायां हाथ बस 1 इंच आगे बढ़ा और उसकी हथेली में जमा हो रही डार्क रेड डेविल फ्लेम इस बार बाहर फैलने के बजाय सुई की तरह पतली और गहरे काले रंग की फायर लाइन में तब्दील हो गई। तबाही का वह संकुचित धागा इतनी घातक धार लेकर आगे बढ़ा कि तोप के गोलों को झेलने वाली वह थंडर शील्ड जैसे ही उसके संपर्क में आई, उसमें एक साफ छेद बन गया और वह आर्मर पिघल गया। वह फायर लाइन वहीं नहीं रुकी, बल्कि उसने उन दोनों वॉरियर्स के सीनों को चीरते हुए सीधे पीछे खड़े एल्डर मंक को अपना निशाना बनाया। बूम! रात के आसमान में एक भयानक ब्लास्ट हुआ, जिससे एल्डर मंक के आधे कपड़े मौके पर ही जलकर राख हो गए और वे 10 मीटर दूर जाकर एक टूटी हुई एसयूवी गाड़ी से टकरा गया। उसका पूरा चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ चुका था। तुम सिर्फ लेवल 14 पर होकर भी इतने ज्यादा ताकतवर हो, यह नामुमकिन है। कचरे और कीड़ों के लिए चमत्कार हमेशा नामुमकिन ही होते हैं।
काई ने खंडहर बन चुके उस मेडिसिन वॉल्ट के बीच से अपना हाथ धीरे से पीछे खींचा, जहां कबीले के कई पिलर्स एक बड़े धमाके के साथ ढह रहे थे। दिन मुंग क्लैन एम्बुश स्क्वाड क्रश्ड, 5000 डेविल पॉइंट्स गेन्ड। बीमन ऑफ फ्लेम अनलॉक प्रोग्रेस 30%। न्यू फॉर्म अनलॉक्ड, डेविल विंग्स शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लाइट एंड रैपिड एरियल कॉम्बैट। बूढ़े मरने से पहले मेरा एक मैसेज डिलीवर कर देना। काई मलबे के किनारे चलकर आया और उसने जमीन पर अधमरे पड़े एल्डर मंग को देखा। उसकी आंखों में रहम का एक कतरा तक नहीं था। मैग्नस मंग और विक्टर से कह देना कि काई इसी साउथ रिवर सिटी में उनका इंतजार कर रहा है। वे जितने चाहे उतने लोग भेज दें, मैं उन सबकी लाशें इकट्ठा कर लूंगा। अगली बार मैं खुद मंग एस्टेट आऊंगा और उसका सिर अपने हाथों से काटूंगा। अब दफा हो जाओ यहां से। काई ने अपने दाहिने हाथ से एक झटका दिया और एक बिल्कुल सटीक और असीम ताकत ने एल्डर मंग को हवा में उड़ाते हुए 100 मीटर दूर फेंक दिया। मेरे आका, आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? हम उसे यहीं खत्म कर सकते थे। शिरो ने अपनी तलवार को वापस म्यान में रखते हुए हैरानी से पूछा। उसे मारना बहुत आसान है, लेकिन एक मरी हुई लाश कभी खौफ नहीं फैला सकती। काई की नजरें शहर के सेंटर में चमकती हुई गगनचुंबी इमारतों पर टिक गई। मैं चाहता हूं कि चेन और मंग क्लैन का हर एक सदस्य अब से अपनी जिंदगी के हर एक सेकंड को अपने कबीले के विनाश के साए में जिए। हमारा अगला स्टॉप साउथ डिस्ट्रिक्ट डॉक्स। चेन क्लैन की आखिरी खेप वहीं से कैपिटल के लिए रवाना होने वाली है। काई का शरीर धुंध के भीतर ओझल हो गया और शिरो मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ा। उस रात एल्डर मंग जो खौफनाक खबर लेकर वापस लौटा, उसने साउथ रिवर सिटी के हाई सोसाइटी के गलियारों में एक भूचाल ला दिया। हर कोई यह समझ चुका था कि जिस लड़के को कभी कचरा समझकर बाहर फेंक दिया गया था, वह अब एक ऐसा अनस्टॉपेबल डेमन बन चुका है जो शहर के अंधेरों से अपना जबड़ा खोले बाहर आ रहा है। साउथ डिस्ट्रिक्ट डॉक्स। आधी रात का समय था और पानी के ऊपर से नमक से भरी ठंडी हवाएं आ रही थीं। दर्जनों बड़े कार्गो शिप्स किनारे पर बंधे हुए थे, जिनमें से सबसे बड़ा चेन क्लैन का फ्लैगशिप था, जो काला धुआं उगल रहा था। चेन क्लैन रात के अंधेरे में अपने कबीले के कोर एसेट्स, भारी मात्रा में हाई टीयर एनहांसमेंट स्टोन्स और दूसरी दुनिया के कीमती क्रिस्टल्स को कैपिटल भेजने की तैयारी कर रहा था। ये चेन क्लैन का आखिरी इक्का था, क्योंकि अगर ये सामान कैपिटल पहुंच जाता तो वे वहां के किसी बड़े कबीले का प्रोटेक्शन खरीदकर इस पूरे बवाल से हमेशा के लिए बच निकलते। सब लोग अपने गियर्स चेक करो। कबीले के मुखिया का सख्त ऑर्डर है कि आज रात इस गोदी के आसपास एक मक्खी भी नहीं फटकनी चाहिए। उस जगह पर 200 से ज्यादा अवेकन प्लेयर्स हथियारों के साथ तैनात थे, जिनमें चेन क्लैन के सैनिकों के साथ साथ मंग क्लैन के भेजे हुए एलिट्स भी शामिल थे। उस भीड़ के ठीक बीच में विक्टर चेन एक भारी अर्थ एट्रीब्यूट के पीले रंग के सेप्टर पे हाथ रखे बेहद गुस्से में खड़ा था। उसके बगल में मैंग क्लैन का सेकंड इन कमांड टाइटन मैंग खड़ा था, जिसे लोग थंडरफिस्ट के नाम से जानते थे। क्या वो बच्चा सच में यहां आने की हिम्मत करेगा? टाइटन ने अपनी गर्दन को पटका, जिससे पटाखों जैसी आवाजें आईं। वो अपने पीक पर मौजूद एक लेवल 30 का खूंखार बरसरकर था। वह जरूर आएगा। विक्टर ने अपने दांत भींचे और उसकी आंखों में नफरत की आग सुलग रही थी। उस जानवर ने मेरा मेडिसिन वॉल्ट जला दिया और वह मेरी जड़ों को काटना चाहता है। यह शिपमेंट उसकी आंखों का आखिरी कांटा है। आज रात में इस गोदी को ही उसकी कब्र बना दूंगा। अभी विक्टर के मुंह से ये शब्द पूरे निकले भी नहीं थे कि नदी का शांत पानी अचानक हिंसक रूप से ऊपर की तरफ फटा और नदी के बिल्कुल सेंटर में डार्क रेड फ्लेम का एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। बूम! पानी की विशाल लहरें उठीं और उस ब्लास्ट के झटके ने एक छोटी लकड़ी की नाव को किसी कमान से छूटे तीर की तरह हवा में लॉन्च कर दिया, जो धुंध की परतों को चीरती हुई सीधे डॉक प्लेटफॉर्म से आकर टकराई। वह यहाँ है। हर एक अवेकन प्लेयर तुरंत अपने हथियार खींच लिए और आसमान अलग अलग स्किल्स की रंग बिरंगी रोशनियों से चमक उठा। वह नाव जैसे ही टुकड़ों में बिखरी, काई का सीधा और गठीला शरीर आसमान की तरफ ऊपर उछला। उसने अपने पीछे डार्क रेड फ्लेम और पेल ब्लू विंड के मिक्सचर से बने 2 विशाल पंख फैला दिए, जो घोड़ों के पंखों की तरह स्पेक्ट्रल फेदर्स लग रहे थे। डेविल विंग्स इनिशियल फॉर्म। वह सचमुच हवा में उड़ रहा था। विक्टर की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं, क्योंकि लेवल 30 से नीचे, जब तक कि आपकी कोई स्पेसिफिक फ्लाइट टाइप क्लास ना हो, हवा में कॉम्बैट करना पूरी तरह से नामुमकिन था। विक्टर, जो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, क्या वो तुम्हें पसंद आया? काई हवा में बहुत ऊपर मंडरा रहा था। उसने नीचे खड़े उन सैकड़ों लोगों की भीड़ को देखा और अपना बायां हाथ खोला। उसकी 5 उंगलियों के बीच गहरे काले रंग का एक असीम ग्रेविटी का गोला अपना आकार लेने लगा। ब्लैक स्टार। काई ने उस तबाही के गोले को सीधे नीचे खड़े उन लोगों के ऊपर दे मारा। डिफेंस शील्ड्स को तुरंत ऊपर करो। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वह ब्लैक स्फीयर गोदी की कंक्रीट की सतह से टकराया और उसमें कोई आम ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने भीतर से एक खौफनाक और असीम ग्रेविटेशनल पुल पैदा किया। आसपास रखे भारी भरकम कार्गो कंटेनर्स, टूटे हुए पत्थर और यहां तक कि वहां खड़े लो लेवल के अवेकन प्लेयर्स भी अपनी मर्जी के खिलाफ घिसटते हुए उस ब्लैक होल के सेंटर की तरफ खींचे चले गए। क्रैक क्रैक! चारों तरफ से हड्डियों के टूटने की खौफनाक आवाजें और चीखें गूंजने लगी। चेन क्लैन के दर्जनों गार्ड्स उस मॉन्स्टर्स ग्रेविटी के चंगुल में फंसकर बीच से पूरी तरह मरोड़ दिए गए और देखते ही देखते वे मांस के लोथड़े में बदल गए। तुम छोटे जानवर, अब तुम मरोगे।
टाइटन मंग एक भूखे शेर की तरह दहाड़ा और उसने हवा में ऊपर उछलकर अपनी उस विशाल कुल्हाड़ी को, जिस पर विनाशकारी बिजलियां कड़क रही थीं, सीधे काई की तरफ दे मारा। थंडर फ्यूरी स्ट्राइक। पहले डिवाइन जनरल, अब तुम्हारी बारी है। काई हवा में थोड़ा साइड की तरफ झुका। उसके डेविल विंग्स ने हवा में एक झटका लिया और उसने बेहद आसानी से उस कुल्हाड़ी की धार को साइड स्टेप कर दिया। जो हुक्म, मेरे आका, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। उस घने अंधेरे के बीच से शिरो की परछाई एक प्रेत की तरह बाहर निकली। उसकी लकड़ी की तलवार से डार्क रेड थंडर फ्लेम की लपटें फूट रही थीं, जो हवा में एक विशाल अर्धचंद्राकार रोशनी के घेरे में बदल गईं। थंडर फ्लेम ब्लेज, स्काई शैटर। बूम। शिरो की नीचे आती हुई लकड़ी की तलवार हवा में टाइटन की भारी कुल्हाड़ी से सीधे टकराई। उस टकराव से पैदा हुई शॉकवेव ने आसपास रखे विशाल कंटेनर्स को हवा में कई मीटर ऊपर उछाल दिया। लेवल 30 का वह पीक बरसर का टाइटन मंग उस भयानक इंपैक्ट से शारीरिक रूप से कई कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया और उसकी उंगलियों के पोर फट गए। ये पूरी तरह गलत है। इसकी एनर्जी मेरी बिजली को काउंटर कर रही है। टाइटन गुस्से और शॉक के मारे अंदर ही अंदर उबलने लगा, जबकि दूसरी तरफ काई पहले से ही उड़कर चेन क्लैन के उस मुख्य फ्लैगशिप के डेक पर लैंड कर चुका था। उसे रोको। विक्टर चेन एक पागलों की तरह अपने उस सेप्टर को हवा में घुमाने लगा। डेक के नीचे से नुकीले पत्थरों के अनगिनत पिलर्स ड्रिल करते हुए ऊपर की तरफ निकले, जिन्होंने काई को चारों तरफ से घेर कर एक पिंजरे में बंद करना चाहा। काई ने अपना सिर घुमाकर देखा तक नहीं। उसका दाहिना पैर उस जहाज के डेक पर पूरी ताकत से पड़ा। डीमन ऑफ अर्थ, एको, टाइशॉन ड्रेक को निगलने से पैदा हुई उसकी म्यूटेटेड अर्थ एलिमेंट की ताकत एक झटके में बाहर निकली। सतह को फाड़कर निकले वे सारे नुकीले पत्थर पिलर्स एक सेकंड में पूरी तरह पिघल गए और वे खौलते हुए लावे की रस्सियों में बदल गए, जिन्होंने वापस पलटकर विक्टर चेन को ही चारों तरफ से जकड़ लिया और उसे अपनी जगह पर लॉक कर दिया। विक्टर, ये डिफेंस जिस पर तुम्हें इतना ज्यादा घमंड था, वो मेरे सामने सिर्फ एक भद्दा मजाक है। काई धीरे से मुड़ा और उसकी आंखों में सुलग रही आग ने उस पूरे जहाज के माहौल को लाल रंग में रंग दिया। ये कार्गो, ये पूरा चेन क्लैन इस बेशकीमती माल के हकदार नहीं है। मैं ये सब कुछ अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उसने अपने बाएं हाथ को उस डेक के बिल्कुल सेंटर में दे मारा। उसकी डेविल एनर्जी उस पूरे जहाज के फ्रेम के भीतर बाढ़ की तरह फैल गई और उसने एक पल में उस विशालकाय जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। डिंग। चेन क्लैन कोर एसेट सीज्ड, 15,000 डेविल पॉइंट्स गेन्ड। डेविल सैंक्टम कंटेनमेंट फंक्शन ट्रिगर्ड, ऑल एसेट्स स्टोर्ड इन द डेविल सैंक्टम वॉल्ट। एक पूरी दुनिया को हिला देने वाले क्रैक के साथ वह 10,000 टन का विशालकाय कार्गो जहाज उन सभी की आंखों के सामने पूरी तरह गायब हो गया, जिसे काई के पीछे खुले एक गहरे डार्क वोर्टेक्स ने एक झटके में निगल लिया था। विक्टर चेन पानी की उस खाली सतह को देखता रह गया जहां कभी उसका जहाज खड़ा था। उसके भीतर बची हुई लड़ने की आखिरी उम्मीद पूरी तरह से ढह गई। उसने मौके पर ही मुंह भरकर खून की उल्टी की और उसका पूरा शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर गया। चेन क्लैन अब इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुका था। काई उस बरसती हुई बारिश के बीच खड़ा होकर बेहद ठंडी नजरों से उस तबाही के मंजर को देख रहा था। अगला नंबर मैन क्लैन का है। अब वक्त आ गया है कि वे अपना बचा हुआ कर्ज भी मेरे हाथों चुकता करें। गोदी पर लगी वह आग धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन काई ने साउथ रिवर सिटी के भीतर जो तबाही का तूफान शुरू किया था, वह अभी अपने चरम पर पहुंचा था। उस फ्लैगशिप के गायब होते ही शहर के 5 बड़े कबीलों के बीच चेन क्लैन का आखिरी वजूद भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। साउथ रिवर सिटी के बिल्कुल सेंटर में स्थित मंग क्लैन का थंडर मैनर, जो सैकड़ों एकड़ में फैला एक बहुत बड़ा किला था, वह आज एक ऐसे खौफनाक दबाव के नीचे घुट रहा था जैसा वहां के लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गायब हो गया पूरा का पूरा कार्गो जहाज और हमारे सैकड़ों अवेकन प्लेयर्स सिर्फ एक पल में गायब हो गए। मैग्नस मंग उस बड़े हॉल के हेड पर बैठा हुआ था और उसका वो कभी लाल रहने वाला चेहरा आज कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने अपने सामने खड़े टाइटन को देखा, जो अपना एक हाथ तुड़वाकर बमुश्किल रेंगते हुए वापस आया था। मैग्नस का हाथ उस रोजवुड टेबल पर इतनी जोर से पड़ा कि वो बीच से चटक गई। भाई, वो लड़का हर एक लेवल पे पूरी तरह से गलत और अस्वाभाविक है। उसके बगल में जो दाओइस्ट खड़ा है, उसकी एनर्जी ऐसी है जैसी मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में महसूस न की। और काई, उसने तो अपने हाथों से सीधे लड़ाई तक नहीं की, सिर्फ उसके ग्रेविटी डोमेन ने हमारे परखचे उड़ाकर रख दिए। टाइटन का जबड़ा पूरी तरह भींचा हुआ था और उसकी आंखों में मौत के मुंह से बचकर आने वाले इंसान का साफ खौफ दिख रहा था। क्लैन हेड, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मंग क्लैन का एक सैनिक आधा लड़खड़ाते और आधा रेंगते हुए उस हॉल के भीतर घुसा। उसकी आवाज पूरी तरह फटी हुई और तीखी थी। गेट पर, मुख्य गेट पर कुछ बहुत खौफनाक चीज डिलीवर की गई है। मैग्नस एक झटके में अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक धुंधली परछाई की रफ्तार से उड़ते हुए सीधे मैनर के फ्रंट गेट पर जा पहुंचा। उस आलीशान एंट्रेंस के सफेद जेड से बने दोनों विशाल पिलर्स टूटकर मलबे में बदल चुके थे और कबीले की नाम प्लेट के ठीक नीचे इंसान के कद से 3 गुना ज्यादा बड़ा और भारी कांसे का एक विशालकाय बेल उल्टा करके रखा हुआ था, जो बिल्कुल स्थिर था। उस घंटे के ऊपर गहरे लाल रंग की डेविल फ्रेम से 3 बड़े अक्षर उकेरे गए थे, मैग्नस मून। अभी उस घंटी की गूंज हवा में पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि चारों तरफ फैली उस गहरी धुंध के बीच से बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। मंग क्लैन के मुखिया विक्टर तो पहले इस दुनिया से विदा होने की राह पर निकल चुका है।
ये फ्यूनरल बेल, क्या तुम्हें ये मेरा गिफ्ट पसंद आया? अंधेरे और साए में छिपे रहने वाले कायर, बाहर आ और मेरा सामना कर। मैग्नस के भीतर से बिजली का एक भयानक विस्फोट हुआ। उसका पूरा लेवल 32 का थंडर लॉर्ड ऑरा चारों तरफ दहल उठा, जिसने आसपास फैली उस गहरी धुंध के परखच्चे उड़ा दिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। रात के आसमान में एक बहुत गहरी गूंज उठी और गहरे लाल रंग का एक वॉर्टेक्स बीच से फटकर खुल गया। काई अपने उन दो रंगों में धड़कते हुए डेविल्स विंग्स को फैलाए सीधे उस भंवर से नीचे उतरा और उसके पैर का पोर बेहद हल्के से उस कांसे की बड़ी घंटी के ठीक ऊपरी हिस्से पर जाकर टिक गया। हवा के थपेड़ों से उसका ब्लैक कोट तेजी से फड़फड़ा रहा था। इस समय गोदी पर मिले भारी एक्सपीरियंस के बाद काई का लेवल पहले ही बढ़कर 16 पर पहुंच चुका था। उसके ठीक पीछे शिरो हवा में तैर रहा था। उसकी लकड़ी की तलवार थंडर फ्लेम की लपटों से लिपटी हुई थी और वो इस कदर मुस्कुरा रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय चल रहा हो। उसने कहा, बूढ़े मैंग, तुम्हारे इस ठिकाने की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बकवास है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ गंदी और डार्क हवा फैली हुई है। हमारे आका खुद यहाँ आए हैं ताकि वे इस जगह को तुम्हारे खून से पूरी तरह पवित्र कर सके। सिर्फ लेवल 10 के थोड़ा ऊपर का एक मामूली सोर्सरर और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैग्नस का गुस्सा एक बेहद ठंडी और जानलेवा हंसी में बदल गया और उसने अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ लहराया। काले और हिंसक तूफानी बादलों ने एक सेकंड में पूरे आसमान का गला घोंट दिया और उनके भीतर अनगिनत थंडर सर्पेंट्स खूंखार तरीके से फुसफुसाने लगे। आज मैं विक्टर के नाम पर तुम दोनों को इसी जगह जिंदा दफन कर दूंगा। थंडर 8-9 हेवंस डिवाइन थंडर। मैग्नस मम गुस्से में पागलों की तरह चीखा और आसमान से तेल के पीपों जितनी मोटी नीली बिजलियां साक्षात स्वर्ग के पूरे वजन के साथ नीचे की तरफ टूट पड़ी। ग्रेविटी रिवर्सल, ऑल थिंग्स कन्वर्ज। काई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपना बायां हाथ सीधे आसमान की तरफ उठाया और उसकी हथेली के ठीक ऊपर गहरे काले रंग का एक असीम ग्रेविटी का सिंगुलैरिटी पैदा हो गया। वे खूंखार बिजलियां जैसे ही काई के 10 मीटर के दायरे में आईं, वे हवा में किसी अदृश्य खंभे से टकराने की तरह मरोड़ दी गईं और संकुचित होकर उस ब्लैक होल के भीतर पूरी तरह समा गईं। क्या ये किस तरह की तकनीक है? मैग्नस मंक का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। एक थंडरलॉर्ड की सबसे बड़ी ताकत उसकी रॉ एक्सप्लोसिव पावर होती है, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी ताकत से किसी अनंत खाई के भीतर घूंसे मार रहा हो, जहां पानी की एक लहर तक नहीं उठ रही थी। अब मेरी बारी है। काई की आंखें पूरी तरह बर्फीली हो गईं और उसके दोनों डेविल स्विंग्स हवा में पूरी ताकत से खुल गए। वो आसमान से इतनी खतरनाक रफ्तार से नीचे की तरफ झपटा कि उसके पीछे हवा में सोनिक बूम गूंजने लगे। डेविल फ्लेम क्रश। उसका दाहिना हाथ अब सिर्फ मामूली आग नहीं था, बल्कि उसने टाइशॉन रेलिक के कुचल देने वाले भारी वजन और डेमन ऑफ फ्लेम की हिंसक आग को मिलाकर एक खौलते हुए लावे की विशालकाय डेमोनिक पाम का रूप ले लिया था। बूम! मैग्नस मंग ने अपने बचाव में जो थंडर बैरियर खड़ा किया था, वह उस डेविल पाम के छूते ही शीशे की तरह चकनाचूर हो गया और मैग्नस खुद उस भयानक ताकत के झटके से सीधे जमीन के भीतर धंसता चला गया। थंडर मैनर का वो आलीशान पॉलिश किया हुआ कंक्रीट का फर्श चारों तरफ ब्लास्ट होकर बिखर गया, जिससे पूरे माहौल में धूल और मलबे का बवंडर उठ खड़ा हुआ। दिन लेवल 32 लॉर्ड क्लास अरेकन क्रिटिकली वुंडेड, 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेंड, 5,000 डेविल पॉइंट्स गेंड। टाइटन मंग ने जैसे ही अपने भाई की यह हालत देखी, वह खौफ और गुस्से के मारे चिल्ला उठा और अपनी कुल्हाड़ी लेकर काई की तरफ बढ़ा। तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, शिरो ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा और उसकी लकड़ी की तलवार किसी जिंदा नाग की तरह बाहर निकली। थंडर फ्लेम ईडिक्ट सोल लॉक। गहरे लाल रंग की डेमोनिक जंजीरों ने टाइटन को मौके पर ही जकड़ लिया और शिरो ने बिना कोई मौका गंवाए अपनी तलवार से डेमोनिक ट्रू डैमेज का एक ऐसा तगड़ा शॉट मारा कि थंडर फ्लेम के धमाके के साथ टाइटन वहीं ढेर हो गया। जब उस मैदान की धूल थोड़ी शांत हुई तो मैग्नस मंग उस गड्ढे के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ था। उसका पूरा चेस्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ था और वह पूरी तरह से बेदम होकर काई को देख रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, तुमने आखिर कौन सा क्लास अरेकन किया है? तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन एक मामूली सॉर्सरर बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। काई उस गड्ढे के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। उसके बाएं हाथ में पहले से ही हेलफायर की वो पतली और नुकीली ब्लैक फायर लाइन जमा हो रही थी, जो मंग क्लैन के इस कबीले का नामो निशान हमेशा के लिए मिटाने के लिए काफी थी। लेकिन जैसे ही काई मंग क्लैन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी समय उस थंडर मैनर के पीछे बने बैक माउंटेन के प्रतिबंधित इलाके से एक बेहद धुंधली लेकिन प्राचीन और शक्तिशाली प्रेजेंस का एहसास हुआ। नौजवान, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि रहम कब करना है। मंग क्लैन का वजूद तुम्हारे हाथों मिटने के लिए नहीं बना है। एक बहुत ही बूढ़ी और तजुर्बेकार आवाज ने उस पूरे स्पेस को भर दिया और उसके ठीक पीछे पानी की एक विशाल लहर किसी समुद्री तूफान की तरह बहती हुई आई। काई ने अपने हाथ की उस हेलफायर लाइन को वापस खींच लिया और उसने पीछे मौजूद उस पहाड़ी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बेहद एक्साइटेड और क्रूर मुस्कान उभर आई। तो आखिरकार उस पुराने मॉन्स्टर ने खुद को बाहर दिखाने का फैसला कर ही लिया। बहुत बढ़िया। मेरे डेविल सेंक्टम को अभी भी एक मजबूत कीस्टोन सिस्टम की जरूरत थी। पावरफुल प्रेजेंस अबव लेवल 35 डिटेक्टेड। डेविल चैलेंज क्वेस्ट ट्रिगर्ड। ऑब्जेक्टिव:
Survive 10 minutes against this opponent or drive them back head on. Reward: unlock the fourth demon, Demon of Water, Basha, Master of all water source. जैसे ही वो बूढ़ी आवाज शांत हुई, उस बैक माउंटेन के भीतर मौजूद झील का पानी बिना किसी हवा के पागलों की तरह उबलने लगा। पानी की विशाल लहरें हवा में कई मीटर ऊपर उठीं और वे कंडेंस होकर 100 मीटर लंबे एक ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रैगन में बदल गईं, जो पूरी ताकत से दहाड़ते हुए काई की तरफ बढ़ा। काई के डेविल्स विंग्स ने हवा में एक झटका लिया और वह आसमान में पीछे की तरफ उड़ता चला गया, जिससे उसके पंखों की आग ने रात के आसमान में गहरे लाल रंग की एक लकीर छोड़ दी। वो वाटर ड्रैगन सीधे उस कांसे की भारी घंटी पर जाकर लगा, और वो प्राचीन घंटी जो दिखने में अभेद्य लग रही थी, वो उस पानी के करंट के संपर्क में आते ही एक पल में गल गई और कबाड़ के ढेर में बदल गई। एक बेहद कमजोर और बूढ़ा शख्स उन पानी की लहरों के ऊपर बिना किसी जल्दबाजी के शांत कदमों से चलकर बाहर आया। उसके सिर के बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसने गहरे नीले रंग का एक साफ रोब पहना हुआ था। उसकी स्किन पानी में भीगी हुई किसी पेड़ की छाल की तरह सूखी और गहरी झुर्रियों से भरी थी, लेकिन उसके भीतर से एक अनंत और कभी ना खत्म होने वाली लाइफ फोर्स बाहर निकल रही थी। वह मंग क्लैन का असली एंसेस्टर था, पैट्रियार्क ऑफ द मंग क्लैन, अबिस मंग लेवल 38 क्लास ओशन सेज। पैट्रियार्क, मुझे बचा लीजिए। मैग्नस मंग किसी डूबते हुए इंसान की तरह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अभी इस मंग ने मैग्नस की तरफ एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। उसकी वे धुंधली लेकिन डरावनी और गहरी आंखें सीधे काई पर जाकर लॉक हो गईं। उसने कहा, इतनी कम उम्र और तुम एक साथ 4 अलग अलग सोर्स एनर्जी पर राज कर रहे हो? विंड, ग्रेविटी, फायर और अर्थ। नौजवान, तुम्हारा मास्टर जो कोई भी है, उसकी भूख बहुत ज्यादा बड़ी है, जो उसने इस साउथ रिवर सिटी को अपना टेस्टिंग ग्राउंड बनाकर रख दिया। मास्टर? काई के मुंह से एक बेहद सर्द और तीखी हंसी निकली और उसका सॉवरेन डोमेन एक बार फिर चारों तरफ फैल गया। इस दुनिया के जितने भी ब्रह्मांड हैं और आसमान की जितनी भी ऊंचाइयां हैं, उनमें से किसी के भीतर इतना दम नहीं है जो मेरा टीचर बन सके। बूढ़े, अगर तुम्हें लगता है कि इस मंग क्लैन को आज नहीं गिरना चाहिए, तो तुम भी इनके बगल में ही लेट जाओ। डीमन ऑफ फ्लेम, हेलफायर लोटस। काई ने अपने दाहिने हाथ को हवा से नीचे की तरफ दबाया। थंडर मैनर की पूरी जमीन एक झटके में फट गई और नीचे से गहरे लाल रंग के अनगिनत फ्लेम लोटसेस ऊपर की तरफ निकल आए। वे कोई मामूली आग के गोले नहीं थे, बल्कि उनके सेंटर में एक बहुत ही संकुचित और विनाशकारी एक्सप्लोसिव फोर्स छिपी हुई थी। लेकिन अहंकारी अबीस मंग ने अपने नीले क्रिस्टल स्टाफ को हवा में उठाया और जमीन पर बस एक हल्का सा टैप किया। ओशन डोमेन। एक पल में सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया। बर्फ जैसी ठंडी पानी की भाप की एक विशाल चादर ने उस पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। वे आग के कमल जो बस ब्लास्ट होने ही वाले थे, वे उस पानी की भाप के संपर्क में आते ही पूरी तरह ठंडे पड़ गए और बर्फ के क्रिस्टल्स में बदलकर जम गए। पानी हमेशा आग को हरा देता है, ये इस दुनिया के एलिमेंट्स का सबसे बड़ा आयरन लॉ था। काई, कुछ गड़बड़ है, इस बूढ़े का पानी बहुत अजीब है, ये तुम्हारी आग की हीट को सोख रहा है। शिरो दूर से चिल्लाया, क्योंकि पानी के उस भयंकर प्रेशर के नीचे खुद उसके हाथ की थंडर फ्लेम की जंजरी आधी से ज्यादा सिकुड़ चुकी थी। सिस्टम एक्सट्रीम वाटर टाइप सप्रेशन डिटेक्टेड। होली सॉवरेंस डिवार इंस्टिंक्ट अवेकेंड। रेजोनेंस विद डीमन ऑफ वाटर, बाशा ट्रिगर्ड। सैक्रिफाइस 10,000 डेविल पॉइंट्स टू फोर्सिबली सीज द ओपोनेंट्स वाटर एलिमेंट कंट्रोल। सैक्रिफाइस। काई की आंखों में एक बेहद क्रूर और बेरहम चमक कौंध गई। उसी पल उसके भीतर दब रही फायर एनर्जी को उसने खुद जानबूझकर अंदर ही अंदर तोड़ दिया, जिससे काई का पूरा ऑरा एक सेकंड में गिरकर बिल्कुल शून्य हो गया, जैसे वह कोई आम इंसान बन चुका हो। हार मान ली? अभी इस मंग ने उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में दया की एक हल्की सी भावना आई। आखिरकार तुम अभी उम्र में बहुत छोटे हो, अब मरो, ओशन बैरियल। समुद्र के पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब उस शून्य हवा से बाहर निकला, जिसने काई को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया और पानी का एक वाटर प्रिजन बन गया। उसके भीतर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था जो किसी मजबूत स्टील को भी टुकड़ों में पीस कर रख दे। लेकिन जैसे ही अबीस मंग मैग्नस को वापस ले जाने के लिए पीछे मुड़ा, उस वाटर प्रिजन के बिल्कुल सेंटर से एक बेहद शांत और मजाक उड़ाने वाली हंसी गूंजी। बूढ़े, इस पानी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही गहरा और धीमा धमाका हुआ। वह नीले रंग का वाटर प्रिजन सिर्फ एक सेकंड के भीतर पूरी तरह गहरे काले रंग में बदल गया। काई की पूरी स्किन के ऊपर चमकदार नीले रंग के डेमोनिक मार्किंग्स फैलने लगे और उसकी आंखें पूरी तरह बदलकर समुद्र की असीम गहराइयों जैसी गहरी नीली हो गईं। डीमन ऑफ वाटर, बाशा पावर अनलॉक्ड। पानी की एक ऐसी ताकत जो अबीस मंग की इस मामूली जादूगरी से कहीं ज्यादा प्राचीन, पवित्र और राजसी थी, वह काई के वजूद के भीतर से किसी एटम बम की तरह बाहर फूटी। वह वाटर प्रिजन जो काई की जान लेने के लिए बनाया गया था, वह अब उसके सामने एक वफादार गुलाम की तरह बर्ताव कर रहा था, जो काई की उंगलियों के इशारे पर तेजी से घूमते हुए एक ब्लैक वाटर स्पीयर में बदल गया, जो धरती से लेकर सीधे आसमान को चीर रहा था। यह कैसे मुमकिन है? तुम तो एक फायर सॉर्सरर थे। अभी इस मंग के हाथ से उसका वो क्रिस्टल स्टैफ सदमे के मारे छूटने ही वाला था।
उसने अपनी जिंदगी के पूरे 60 साल सिर्फ पानी के जादू को सीखने में लगा दिए थे, लेकिन उसने आज तक एक ही एलिमेंट के भीतर इस तरह का एब्सोल्यूट डोमिनेशन कभी नहीं देखा था। इस डेमन के सामने तुम्हारी ये सो कॉल्ड समंदर की ताकत सिर्फ नहाने के गुनगुने पानी जितनी है। काई ने अपनी कलाई को एक झटका दिया और वो ब्लैक वाटर स्पीयर हवा के स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ा। अभी इस मंग ने अपने बचाव में पानी की एक के बाद एक कई दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन उस ब्लैक वाटर स्पीयर के सामने वे सब किसी पतले कागज की तरह साबित हुई। वह भाला सीधे अभी इस मंग के कंधे को चीरता हुआ आगे निकल गया और उसने उसे थंडर मैनर के पीछे मौजूद उस पहाड़ी की चट्टान से सीधे ले जाकर पिन कर दिया। डिंग। फोर्सिबल सीजर ऑफ वाटर एलिमेंट कंट्रोल सक्सेसफुल। डीमन ऑफ वाटर बाशा अनलॉक प्रोग्रेस 15%। पैसिव एक्वायर्ड ओशन अब्जॉर्प्शन ऑल वाटर टाइप अटैक्स अगेंस्ट द प्लेयर आर नलिफाइड एंड कन्वर्टेड इनटू मैजिक रिकवरी। पूरे मैदान पर एक साक्षात मौत का सन्नाटा पसर गया। लेवल 38 का एक महान पैट्रियार्क सिर्फ लेवल 16 के एक लड़के के हाथों खुद पानी के ही डोमेन में पूरी तरह कुचल दिया गया था। काई वापस जमीन पर उतरा और मैग्नस मन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाएं हाथ में इस समय आग की लपटें सुलग रही थीं और उसके दाहिने हाथ में पानी की खौफनाक एनर्जी धड़क रही थी। मन क्लैन, क्या तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ शब्द बाकी हैं? काई ने पूछा। मैग्नस मंग ने अपने सामने खड़े उस लड़के को देखा जिसके भीतर पानी और आग का एक ऐसा फ्यूजन चल रहा था जो उसे एक ही समय पर एक साक्षात भगवान और एक खूंखार राक्षस बना रहा था। उसके शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई और वह अपने ही खून के तालाब के बीच नीचे गिर गया। वह आखिरकार ये समझ चुका था कि उसने चेन क्लैम के किसी मामूली कचरे का रास्ता नहीं रोका था, बल्कि उसने सोते हुए एक ऐसे खूंखार मॉन्स्टर को जगा दिया था जो इस पूरी दुनिया को उलट पुलट करने की ताकत रखता था। काई, तुम जीत गए। मैग्नस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आवाज से सिर्फ एक कराह बाहर निकली। नहीं, ये तो बस मेरे साम्राज्य की शुरुआत है। काई अपनी जगह पर घुमा और उसने अपने हाथ से डेविल फायर का एक ऐसा जोरदार ब्लास्ट किया जिसने मंग क्लैन के उस आलीशान मैन हॉल को आग के शोलों में तब्दील कर दिया। उस रात मंग क्लैन का हमेशा के लिए पतन हो गया और चेन क्लैन के बचे कुचे लोग शहर छोड़कर भाग खड़े हुए। काई उस आग और पानी के महासंगम के बीच खड़ा होकर दूर क्षितिज की तरफ देख रहा था। उस छोर के पार इस ड्रैगन नेशन का असली कैपिटल मौजूद था, जहां असली पावर के भूखे हुए लोग बैठे थे जिन्होंने कभी धोखे से उसका क्लास छीनने का गंदा प्लान बनाया था। बहुत जल्द, जैसे ही मैं इन 8 डेमन्स की पावर को इकट्ठा कर लूंगा, इस दुनिया का हर एक आसमान और हर एक ब्रह्मांड मेरे घुटनों के बल झुका होगा। दिन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ट्रैवल टू द एम्पायर्स ग्रैंड ट्रायल। मिशन, सप्रेस द नेशंस ग्रेटेस्ट टैलेंट्स एंड सीज द थंडर कोर। रिवॉर्ड, अनलॉक डीमन ऑफ थंडरब्लेड। एक खतरनाक खेल की शुरुआत। और दोस्तों, इसी के साथ ये एनीमे यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।